वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा, बीए तृतीय वर्ष के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और बीए तृतीय तृतीय वर्ष का यह लेक्चर जो है यह लाइव आने वाला था लेकिन एक्चुअली में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई और वेरिफिकेशन का एक जो है फंक्शन आता, तो वही वेरीफाइड अभी नहीं हो पाया है। जल्द ही वो टर्म्स जो होगा जल्द ही पूरा होगा और उसके बाद में फिर से लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, ध्यान रखेंगे जब भी आपकी क्लासेस बीए थर्ड ईयर की लाइव होंगी तो 1 बजे से ही होंगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बीए थर्ड ईयर की ये लाइव क्लास मैं नहीं ले पाया, इसलिए मैं जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो पहले से इसको मैंने ऑफलाइन तैयार करा और आप लोगों के लिए प्रस्तुत हूँ। ओके, तो डेली एक वीडियो, चाहे थर्ड ईयर की, चाहे हिंदी साहित्य, चाहे जियोग्राफी या फिर चाहे सोशोलॉजी, इन सभी की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। इससे पहले ध्यान होगा आप लोगों को कि सोशियोलॉजी के जितने भी पेपर हुए हैं उनके मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, साथ ही मतलब 2021 के। साथ ही साथ जियोग्राफी का जो है एक पेपर अपलोडेड है जो कि भौगोलिक चिंतन यानी जियोग्राफिकल थॉट्स के नाम से प्रचलित है, तो वह अपलोड है, उसको आप लोगों ने देखा। अब जो है इसका जो सेकंड पेपर होता है ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो दूसरा पेपर होता है, दूसरे पेपर में आप पढ़ते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। अब पर्यावरणीय अध्ययन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज से आखिरकार एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जितने भी आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि मैं बता सकता हूं यहीं पर, उन सभी प्रश्नों को मैं यहीं पर बता दूंगा। साथ ही साथ जो बड़े वाले प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, उनकी वीडियोस में लाता रहूंगा। साथ ही साथ एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहा हूं आज की वीडियो में। मैं यह बताने चाह रहा हूं जैसे कि जितने भी आपके पर्यावरणीय अध्ययन से, जैसे कि आपको पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ना है और एग्जाम टाइम में आप हैं और 2 दिन 3 दिन में जो है आपका पेपर बचा हुआ है, उसमें उस समय क्या करें आपको, उसके लिए एक मास्टर वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। मास्टर वीडियो में होगा ये कि जितने भी पर्यावरणीय संबंधित मतलब पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जितने भी जो है चीज़ें होंगी उनसे थोड़ा थोड़ा जानकारी हम, जैसे कि अब इसमें देखें पर्यावरण क्या होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, आर्थिक वातावरण क्या होता है, पर्यावरण की संकल्पना कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं, पारिस्थितिकी क्या होती है, पर्यावरण निश्चयवादी उपागम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है वो किस प्रकार से है, पशुपालन पशुचारण क्या होता है, पर्यावरणीय उन्नयन क्या है, निम्नीकरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, मृदा अपर्दन, मरुस्थलीकरण, पर्यावरणीय शिक्षा, वातावरण नियोजन या फिर वातावरण प्रबंधन, चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो है संचार प्रदूषण, वायु ध्वनि प्रदूषण, कितने भी जितने भी प्रकार के प्रदूषण होंगे उन सभी को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में जो आई थी 1986 की भी देखेंगे। साथ ही साथ जैव विविधता क्या होती है, आर्द्र भूमि क्या होती है, जर्म प्लाज्म बैंक क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है अर्थात वैश्विक तापन क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, गंगा एक्शन प्लान क्या है, गंगा एक्शन प्लान परियोजना का उद्देश्य क्या था, साथ ही साथ जो है संपोषी विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, संधृत विकास किसे कहते हैं, टिहरी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये सब क्या होती है, इन सभी को एक ही वीडियो के अंतर्गत मैं चर्चा कर लूंगा। तो इतने सारे टॉपिक जो है मतलब कि लगभग आपके जितने भी पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण से प्रबंधन से जितने भी वीडियोस आप मतलब जितने भी प्रश्न आप आज तक के एग्जाम में पूछे आते हैं, फिर एक प्रकार से पूरे पेपर का सिनेरियो या फिर पूरे पेपर को एक ही वीडियो में समाहित करने की प्रथा को हम क्या कहते हैं, उसी को मास्टर वीडियो, तो वैसी सीरीज में लॉन्च करने जा रहा हूँ। हालांकि आपका भौगोलिक चिंतन वाला जो है कंप्लीट हो चुका है, उस पर कंप्लीट हो चुका है, उसका कंटेंट हमने तैयार कर लिया, बस उस पर वीडियो बनाना है और वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, यह बात भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ जो जितने भी मतलब एक बार जब आप परीक्षा में जाने से पहले उसको 2 से 3 बार अगर वीडियो को देख लेंगे ना, एक बार में आप चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय कर रहे हो, चाहे उसके बाद में आप अति लघु उत्तरीय कर रहे हो, तीनों प्रकार के प्रश्नों को आप करने में सक्षम हो जाएंगे। अर्थात एक जो है एक प्रकार का आपको जानकारी मिलेगी कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा था, एक रिकॉल हो जाएगा एक प्रकार से रिवीजन का चस्का नाम से मैं सीरीज शुरू करूंगा। रिवीजन का चस्का मास्टर वीडियोस में लिखा होगा, तो उसमें हम सारे के सारे मुद्दों को एक ही वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। ओके, तो यह कैसा, अगर यह कैसी व्यवस्था है मेरी, अगर यह व्यवस्था आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए कि जी सर यह व्यवस्था हमको अच्छी लगी है, और ऐसी व्यवस्था आप अपनाइए हर सब्जेक्ट के लिए, तो मैं जरूर अपनाऊंगा। ओके, ध्यान रखेंगे, बस आपके कमेंट्स आएंगे जितने ज़्यादा मैं उन्हीं पर फोकस करके और ये व्यवस्था कर लूंगा। हालांकि भौगोलिक चिंतन का हमने बना लिया है पहले से ही, मैं जानता हूँ आप लोग बताएंगे कि हाँ सर ये वीडियो हमको चाहिए, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम में जाने से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो टेंशन नहीं करना है, बस वीडियो को देख लेना। लगभग 2 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे की वीडियो में आप सारे पेपर के बारे में जानकारी ले लेंगे। चलिए आप शुरू करते हैं, मतलब आज का जो वीडियो है अर्थात
इन्वायरमेंटल स्टडीज अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत किस प्रकार से 2021 में प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों पर विस्तार से आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जानेंगे आखिरकार पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, अर्थात पर्यावरण जो संबंधित है उसके आर्थिक वातावरण क्या है, पर्यावरण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों पर हम डिबेट करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हो, सेम ऐसा आपको फील होगा कि आप लाइव क्लास देख रहे हो। एक भी मुद्दा आपसे छूट करके नहीं जाएगा, मतलब कि कोई भी ऐसा टर्म्स या कंडीशन ऐसी नहीं होगी जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हर एक मुद्दे को विस्तार से, जिस प्रकार से आप हमारा नेचर जानते हो कि हम आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो ओके, तो यही कार्य इस वीडियो में भी होगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके। चलिए शुरू करते हैं। इसको हमने अपने हाथों से बनाया है नोट्स, और देखा है कि अब तक जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों में और किस प्रकार से ट्रेंड रहा है, प्रश्नों के पूछे जाने का मतलब क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उन सभी को ध्यान में रख करके हमने यह स्लाइड तैयार करी है आप लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं। तो बीए तृतीय वर्ष, बीए तृतीय वर्ष का मतलब क्या होता है, मतलब बीए थर्ड ईयर भूगोल ज्योग्राफी, उसका मतलब होता है बीए द्वितीय वर्ष का मतलब पेपर 2। पर्यावरणीय अध्ययन का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो जब भी आप कभी भी जैसे पेपर में अति लघु उत्तरीय हो चाहे लघु उत्तरीय हो, जब भी कोई प्रश्न लिख रहे हो तो उसमें इंग्लिश वाला जो हेडिंग लिखें, तो हेडिंग में इंग्लिश के शब्दावलियों को भी थोड़ा सा लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी में स्वच्छता, सटीकता एवं सहजता भी बनी रहेगी, और एग्जामिनर को समझ में आएगा सारी बातें। ओके, ध्यान रखेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें प्रश्न आपके शामिल होंगे, जितने भी प्रश्न मैं शामिल करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं पे 2021 की परीक्षा के लिए एक प्रकार से टॉनिक का काम करेगा। अर्थात ये टॉनिक है आपको दे रहा हूँ कि जो कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा और आपकी परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए, मैक्सिमम मार्क्स आपके पेपर के होते हैं 100 नंबर, अर्थात 100 नंबर नहीं होते हैं इस पेपर के। जब भी भूगोल का आप पेपर देते हैं तो इसमें एक जो है प्रयोगात्मक भूगोल, मतलब कि आप जो है प्रैक्टिकल भी होता है भूगोल में, तो प्रैक्टिकल के नंबर को काट देंगे तो 75 नंबर का जो है आपका पूर्णांक होता है, और पूर्णांक के हिसाब से आपको जो है नंबर मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और इसमें हमने लिख दिया था, लेकिन हाँ फिर इसको मिटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए हमने सोचा कि ये मैं आपकी वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा नंबर वाले पर, क्योंकि ये नंबर जो है ये इसमें उतने नहीं मिलेंगे, 1.5 नंबर का होता है इसमें। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए चर्चा करते हैं मॉडल पेपर 2021 का प्रतिदर्श। मॉडल पेपर को हिंदी में हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कहते हैं, उसको देख लेते हैं। टाइम आपको 3 घंटे का दे दिया जाता है। 50 शब्दों में एक प्रश्न को आपको लिखना होता है। खंड आ को, खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 10 होती है। इसी प्रकार से पेपर में खंड बा मिलेगा आपको, खंड बा से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने होंगे। इसी प्रकार से खंड सा मिलेगा, खंड सा से आपको दीर्घ उत्तरीय। खंड बा से जो लघु उत्तरीय प्रश्न करने होंगे उनकी संख्या आपकी कितनी होगी, जिस प्रकार से आपने सेकंड ईयर में पेपर दिया है, प्रश्न पूछे गए थे, ठीक उसी प्रकार से पेपर पैटर्न होगा। तो खंड बा से आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें अथवा करके दिया होगा, अर्थात जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनकी संख्या 10 होगी, लेकिन उनमें से प्रत्येक का अथवा करके दिया होगा, अर्थात उनमें से केवल एक ही प्रश्नों को आपको करना होगा। इसी प्रकार से खंड सा में पहुंचेंगे, उसमें 5 प्रश्न आपके दिए होंगे, और पांचों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको, जो आपको पता हो अच्छे तरीके से, वही आप छांट करके लिख देंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे, बस केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको वहां से। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। चलें आगे बढ़ते हैं और भी हम प्रश्नों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, सबसे पहला प्रश्न। चूंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपके पेपर का क्या नाम है, तो आपके पेपर का नाम है पर्यावरणीय अध्ययन। तो आपको पहले ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार जब पर्यावरणीय अध्ययन हमको पढ़ा रहा है तो उसका मतलब हमको पता होना चाहिए। तो एक प्रश्न यह जनरली पूछ लेता है, मतलब हर साल एक एग्जाम में, मतलब कोई ऐसा अभी तक साल नहीं गया जब से बीए की परीक्षा शुरू हुई है और आज तक, अगर पर्यावरणीय अध्ययन शामिल है आपके प्रश्न पत्र में और आपके सिलेबस में, तो पर्यावरणीय अध्ययन से यह प्रश्न जरूर लगातार, मतलब सार्वभौमिक रूप से पूछा जाता है। सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, अर्थात यह अटल सत्य है कि एक प्रश्न जो है पर्यावरण को परिभाषा के लेकर के आएगा। पर्यावरण की विशेषता, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण आदमी में, मतलब मनुष्य में क्या संबंध होता है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में मैंने हजारों मतलब देखे हैं, हजारों प्रश्न ऐसे देखे हैं जो कि केवल यही मतलब हर साल जो है एक दो प्रश्न, एक दो लघु उत्तरीय में भी, दीर्घ उत्तरीय में भी, अति लघु उत्तरीय में भी, इस प्रकार से हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण की विशेषता, पारिस्थितिकी की परिभाषा, पर्यावरण की संकल्पना, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि पर्यावरण की परिभाषा को लेकर के हमने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं पर्यावरण की परिभाषा देना चाहूँ तो इसको सी पार्क महोदय, मैकाइबर ने भी दी है, रोसे ने दी है, डेविस ने दी है, विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण की परिभाषा दी है। रोसे महोदय ने तो सिंपल सी परिभाषा दी, और कहा रोसे महोदय ने क्या कहा
कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति होती है जो कि क्या करती है, प्रभावित करती है किसको, मनुष्य को। अर्थात पर्यावरण एक बाह्य शक्ति होती है जो कि मनुष्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। जबकि और आपके टांसले महोदय ने कहा कि पर्यावरण का अर्थ उन प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग होता है जिसमें जीव रहते हैं। अर्थात पर्यावरण जो होता है उसका मतलब यह होता है, रोज उनके टांसले के अनुसार कि टांसले महोदय कहते हैं कि पर्यावरण का अर्थ अगर हम निकालना चाहे तो हम कह सकते हैं पर्यावरण के बारे में उन प्रभावकारी दशाओं का योग होता है। मतलब तमाम सारी दशाएं होती हैं जो कि मनुष्य पर प्रभाव डालती हैं या फिर जीव पर प्रभाव डालती हैं, और उन्हीं जितने भी प्रभाव डालते हैं उन सभी को हम जब जोड़ लेते हैं, बहुत सारे प्रभाव मिल जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तमाम सारी दशाएं जो कि हम पर प्रभाव डालती हैं उन सभी दशाओं को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, मतलब उसका योग कर लेते हैं, उन सभी दशाओं को इकट्ठा कर लेते हैं, और तब क्या होता है, वही सारी दशाएं क्या होती है, पर्यावरण कहलाती है। और इस पर्यावरण में क्या होते हैं, जीव रहते हैं। तो जिस पर्यावरण में, पर्यावरण का अर्थ होता है कि मतलब प्रभावकारी दशाओं से होता है, प्रभावकारी दशाओं के संपूर्ण योग से होता है, जिसमें कौन रहता है, जिसमें जीव रहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का मान लेते, किसी यूनिवर्सिटी में अभी जल्दी में ही ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को पूछे जाने का ट्रेंड हो गया कि मतलब 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। अगर आप वह परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण का अर्थ उन प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग होता है जिसमें जीव रहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका भैया, टांसले महोदय का है। किसका है, टांसले महोदय का है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी में इस बात की पुष्टि करी है। ध्यान रखेंगे, टांसले महोदय की पुस्तक का क्या नाम है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी पुस्तक में टांसले महोदय ने कहा, पर्यावरण की परिभाषा देते हुए, कि पर्यावरण का अर्थ उन प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग होता है जिसमें जीव रहते हैं या फिर जीवन संभव है। इतनी बात क्लियर हुई। जबकि मैकाइबर ने क्या कहा, मैकाइबर महोदय ने थोड़ी लंबी परिभाषा देते हुए कहा कि पृथ्वी का धरातल और उसकी प्राकृतिक दशाएं। अब धरातल क्या होता है, आप धरातल समझते हैं, जैसे जो भूपरपट्टी है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी आवरण है, उसी को धरातल कहते हैं। अर्थात जिस पर हम चरण रखते हैं, पैर जो आप रखते हैं ना, ऊपर वाली पट्टी जो पृथ्वी की होती है, उसी को धरातल कहते हैं। उसकी प्राकृतिक दशाएं। अब पृथ्वी का धरातल और उसकी, अब पृथ्वी के धरातल की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, अब प्राकृतिक दशाओं में क्या क्या चीजें होती है, प्राकृतिक संसाधन हो गए आपके, जैसे कि जल हो गया, भूमि हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद में पर्वत है, खनिज पदार्थ तमाम सारे हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पति है, ये सभी के क्या है, प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत आती हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तथा इन्होंने कहा कि पृथ्वी का धरातल और उसकी प्राकृतिक दशाएं, जिसमें भूमि, जल, पर्वत, खनिज पदार्थ, पशु पक्षी, ये सभी आते हैं। तथा संपूर्ण प्राकृतिक पर शक्तियां, तो प्राकृतिक दशाएं जो होती हैं उनमें प्राकृतिक संसाधन वगैरह आ जाते हैं। जबकि संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियां जो कि क्या करती हैं, पृथ्वी पर विद्यमान होती हैं और मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। अर्थात कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, मानव को कंट्रोल में रखती हैं, और उन्हीं जो है, उन्हीं सबको मिलाने के बाद में एक जो है वातावरण बनता है। उसी वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, अर्थात भौतिक पर्यावरण कहते हैं। तो भौतिक पर्यावरण की परिभाषा पूछी जाए तो भी आप यही बताएंगे कि भूधरातल पर और उसकी प्राकृतिक दशाएं, जैसे कि उसमें प्राकृतिक संसाधन में भूमि, जल पदार्थ, खनिज पदार्थ, पौधे, पशु पक्षी इत्यादि आते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियां जो कि क्या करती हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव निवास करते हैं या फिर मानव निवास करते हैं, उन सभी को प्रभावित करती हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को भौतिक पर्यावरण या फिर पर्यावरण कहते हैं। ये कहा किसने, मैकाइबर ने कहा। इसी प्रकार से डेविस महोदय ने भी कहा। डेविस महोदय ने किस प्रकार किससे परिभाषा दी है, डेविस ने कहा कि मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अर्थ भूतल पर मनुष्य के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक रूपों से होता है जिनमें वह निरंतर प्रभावित होता है, जिनसे वह निरंतर क्या होता है, प्रभावित होता है। अर्थात मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अर्थ होता है, अगर मनुष्य के संबंध में, अगर केवल मनुष्य को हम केंद्र में रख करके, डेविस महोदय ने बताया कि अगर हम मनुष्य को केंद्र में माने तो मनुष्य के संबंध में अगर पर्यावरण की परिभाषा देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि जितने भी भूतल पर, भूतल मतलब ही धरातल होता है, उसी को भूतल कहते हैं। भूतल पर मनुष्य के जितने भी चारों ओर फैले हुए हैं, अर्थात जैसे कि आप खड़े हैं तो आपके चारों ओर जो दशाएं फैली हुई हैं, अर्थात जो आपके चारों ओर वातावरण है, वायुमंडल है, इसी में क्या होता है, इसी वायुमंडल में क्या होता है, भूतल पर जो मनुष्य के चारों ओर फैले सभी जितने भी भौतिक रूप स्वरूप, जितनी भी तमाम सारी चीज़ें हैं, इन सभी में क्या होता है, निरंतर जो होता है, ये सारी जो भौतिक रूप होते हैं, ये किसको प्रभावित करते हैं, मनुष्य को प्रभावित करते हैं। भौतिक रूप क्या होते हैं, भौतिक रूप में आपके तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप भौतिक रूप में
जैविक और अजैविक तमाम संगठक आते हैं। अब इसमें आपका तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं जो कि आपको सुख सुविधा प्रदान करती हैं या फिर मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, प्रभावित करती है। वो सभी भौतिक रूपों के अंतर्गत आती हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। सबसे आसान परिभाषा तो मुझे यह लगी सीसी पार्क की। सीसी पार्क महोदय कहते हैं कि पर्यावरण का अर्थ होता है उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को एक निश्चित समय में क्या करती हैं, एक निश्चित स्थान में घेरे हुई होती है। अर्थात एक मनुष्य के वातावरण में जितनी भी प्रक्रियाएं घटित होती, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं की जो दशाएं होती हैं और दशाएं जो उन क्रियाओं को करवाती हैं, उन सभी को जोड़ लेते हैं तो वही क्या होता है, पर्यावरण होता है। किसने कहा? सीसी पार्क महोदय ने कहा। इतनी बात क्लियर हुई। तो पर्यावरण, अब मुझे नहीं लगता कि पर्यावरण से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब इन सभी की पीडीएफ वगैरह या फिर इन सभी से संबंधित जो वीडियो आएगी उसमें मैं पर्यावरण की परिभाषा संबंधित लिखित रूप में आपके सामने सारी चीजें प्रस्तुत होगी। तो जिस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा लिखी हुई, इसका उत्तर भी लिखित रूप में आपको मिलेगा जल्द ही। तो इसके लिए अगर आपको अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए नए हमसे जुड़े हुए हैं, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने आती रहेगी। मॉडल पेपर तो ये मैं करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ इसके बाद में आपके चैप्टर वाइज संबंधित भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस चैनल पर। और उसके बाद में आपको जो है समय समय पर सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती रहेगी हमारे चैनल पर। तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके बीए की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आगे चल करके आप एमए वगैरह की भी तैयारी हमारे चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है पारिस्थितिकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी पूछा गया कि पारिस्थितिकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारिस्थितिकी जो होता है, सबसे पहले अब टिप्पणी किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर आपको टिप्पणी लिखने का मतलब यह होता है कि आप उसके शब्द के बारे में पहले जानें कि वह शब्द कैसे बना है, जिस शब्द के बारे में हमको टिप्पणी लिखनी है उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या होती है, अर्थात उसकी अवधारणा क्या होती है। अब अवधारणा में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता देनी है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो कि क्या हो, जो कि कॉमन सी हो। जैसे कि पारिस्थितिकी शब्द जो बना है वो कैसे बना है, तो जो इकोलॉजी है वो अंग्रेजी का शब्द है। इसी इकोलॉजी शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण है कौन? पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी जो होता है इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। सबसे पहले यह मुद्दा आप लिखेंगे, उसके बाद में बताएंगे जो इकोलॉजी शब्द होता है, इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये और किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो इकोलॉजी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द होता है मेरे प्यारे दोस्तों आइकोस। पहला शब्द क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, पहला शब्द है आइकोस और दूसरा शब्द क्या होता है? लोगास। अर्थात आइकोस, आइकोस की जो मीनिंग होती है OIKOS, ये होता है आइकोस। ये पहला शब्द है। और दूसरा लोगास। लोगास तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। लोगास मतलब होता है अध्ययन करना या फिर किसी प्रकार का जो है चर्चा पर चर्चा करना, अध्ययन करना या फिर ज्ञान अर्जन करना। लोगास का मतलब ये होता है। अर्थात लोजी जो शब्द होता है वह लोजी शब्द किससे बनता है? लोजी शब्द आपका मेरे प्यारे दोस्तों वो लोगास से ही बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? कहीं कहीं पे आपको लोगास की स्पेलिंग जो है LOGOS मिलेगी, लेकिन लोगास अधिकतर ए मिलता है लास्ट में, GAS। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो आइकोस और लोगास दो शब्दों से मिलकर के इकोलॉजी शब्द बना है। अब आइकोस जो शब्द है इसका मतलब होता है निवास स्थान। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आइकोस का निवास स्थान, जबकि लोगास का मतलब होता है क्या? अध्ययन या फिर उस पर जो है ज्ञान अर्जन करना। तो लोगास का मतलब होता है अध्ययन और आइकोस का मतलब होता है निवास स्थान। अर्थात जब हम इसके व्युत्पत्ति संबंधित परिभाषा को देखते हैं पारिस्थितिकी की, तो हमारे सामने एक प्रकार की परिभाषा आती है। वह परिभाषा यह होती है कि जीवों का उन्हीं के निवास के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। अर्थात जो जीव रह रहे हैं और कहाँ पर रह रहे हैं, उन्हीं के रहने के स्थान को जो घेरे हुए वातावरण है, इन्हीं का अध्ययन करना पर्यावरण कहलाता है। और ये पर जहाँ पर रहते हैं इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। समझ में आई बात? तो इतनी बात समझ में आई। तो पारिस्थितिकी जो होता है या इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो कि इकोलॉजी शब्द है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, आइकास और लोगास। आइकास का मतलब होता है, आइकास का शाब्दिक अर्थ होता है निवास स्थान, जबकि लोगास का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? लोगास का अध्ययन करना। ये कौन नहीं जानता? अगर नहीं जानते तो आप लोग समझ लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में नकल करके पास हुए हैं। यह बात आपको पता, क्योंकि लोजी जो शब्द होता है वह किससे बना होता है? लोजी शब्द लोगास से बना होता है। इतनी बात क्लियर हुई। ग्राफी शब्द ग्राफिया से बना होता है। जिसके शब्द में आपको ग्राफी मिले पीछे, उसका मतलब ग्राफिया। जैसे जियोग्राफी देखते हैं तो जियो प्लस ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक, जियो प्लस ग्राफिया। ग्राफिया मतलब होता है वर्णन करना, ठीक, वर्णन करना। और इसी प्रकार जियो मतलब होता है भूमि या फिर जो है एक प्रकार से अर्थ, और मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। सिंपल।
तो इसी प्रकार से ग्राफी मतलब होता है ग्राफिया से बना होता है, लोगजी बना होता है लोगास से। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। अगर आप कला संकाय के विद्यार्थी हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, आर्ट साइड से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मुद्दे जरूर पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और भी थोड़ी बातें आपको मैं पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में बता दे रहता हूँ। अब पारिस्थितिकी में क्या होता है, इससे जो जीव होते हैं, जीव एवं उसके स्थान से संपूर्ण जैविक और अजैविक संघटकों के अध्ययन का बोध होता है। तो क्या होता है पारिस्थितिकी में, क्या होता है जैविक और अजैविक दो प्रकार के संघटकों का हमको क्या होता है ज्ञान प्राप्त होता है। अब जैविक संगठक क्या होते हैं, अजैविक संगठक क्या होते हैं। जैविक संगठक में वो आते हैं जिनके पास जीव होता है, मतलब जो है जो सजीव प्राणी हैं उनमें वनस्पतियां वगैरह भी आ जाती हैं, और जो अजैविक संगठन होते हैं उनमें जो है वस्तुएं इत्यादि आती है। तो जैविक में भौतिक संगठक भी आते हैं आपके। इस प्रकार से जैविक और अजैविक संगठक को मैं किसी दिन चर्चा करूंगा, विस्तार से समझेंगे जैविक संगठक और अजैविक संगठकों को। ओके, इतना ही नहीं बल्कि इसके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है। साथ ही साथ पारिस्थितिकी में पाई जाने वाली समानता और असमानता भी इसके अंतर्गत हमको समाहित मिलती है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत तो पारिस्थितिकी में समानता भी होती है, असमानता भी होती है। साथ ही साथ इसमें जैविक संगठक और अजैविक संगठक का भी ये अध्ययन करवाती है हमको। साथ ही साथ जीव के निवास स्थान का अध्ययन करवाती है। इतनी बात क्लियर हुई। तो पारिस्थितिकी जो होता है यही होता है। इतनी बात क्लियर हुई। कभी कभी आपसे पूछ लेता है प्रश्न कि पर्यावरण की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। पर्यावरण की संकल्पना जो होती है, इसमें आप जो है 5 मुख्य चीजें बता सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर पर्यावरण होता है तथा इसमें विद्यमान संसाधन नितांत सीमित होते हैं। नितांत सीमित मतलब इसका अंत जरूर है, अर्थात जैसे कि मान लेते हैं कोई ने जितने भी संसाधन पृथ्वी पर मौजूद है, चाहे वो कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे स्टील हो, या फिर चाहे जल हो। जल तो वैसे खत्म ही नहीं होगा, लेकिन हाँ पेय जल की समाप्ति हो सकती है, क्योंकि पेय जल जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 4% दुनिया में 100% जल है, 100% में से केवल 4% ऐसा जल है जो कि आप ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात पी सकते हैं। ओके, तो नितांत सीमित है, मतलब कि क्या है, आप जो है कोई पता नहीं कि कब वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इसे जो पेट्रोल है कब समाप्त हो जाएगा कोई पता नहीं है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो पृथ्वी जो होता है इसी पर ऐसे चीज पाए जाते हैं, और पृथ्वी पर पर्यावरण ही पाया जाता है। आप इसको पर्यावरण की संकल्पना के अंतर्गत लिख सकते हैं। और दूसरा मुद्दा आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल, महासागर तथा अवसादीकरण जीवन को विभिन्न तरीकों से क्या करता है, प्रभावित करता है। पृथ्वी पर वायुमंडल होता है, जबकि अन्य ग्रहों पर वायुमंडल नहीं होता। पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, यह कहना उचित ना होगा कि अन्य ग्रहों पर वायुमंडल नहीं होता, होता है। लेकिन पृथ्वी पर जितनी गैसें, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इसी प्रकार से हाइड्रोजन, इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, इसी प्रकार से आर्गन, नियान, इस प्रकार से जो गैसों का क्रम होता है, यह अन्य ग्रहों पर नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता तो वहां पर भी बारिश होती, और जब वहां पर भी बारिश होती मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां पर भी जीवन संभव होता। मैं अभी एक बार आपको बताऊंगा, अभी मैं आगे चल करके बताता हूं कि एक ही उदाहरण के माध्यम से कैसे पूरे इकोलॉजी को, या फिर पूरे आप जो है पर्यावरण परिस्थिति को, अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडीज को समझ लेते हैं। ओके, कि एक बात अगर आप पर्यावरण में एक घटना घटित होती है तो उससे पूरा पर्यावरण कैसे प्रभावित हो जाता है, इसको भी समझेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, जब मैं पर्यावरण के संगठकों मतलब पर्यावरण की संकल्पना को समझूंगा तो उसमें बता दूंगा कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों में पारस्परिक संबंध होता है। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं ने पर्यावरण को अतीत से प्रभावित किया है तथा वर्तमान में प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन से भी प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे आते हैं। साथ ही साथ गतिमान पृथ्वी तंत्र सामान्य तथा जीवमंडल मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रक्रमों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित रहता है हमेशा। तो जो पृथ्वी गतिमान है, इसके कारण से भी जीवमंडल प्रभावित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। इसी प्रकार से पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं वो वायुमंडल से प्रभावित होती हैं, और वायुमंडल जो होता है मानव से प्रभावित होता है। मानव के द्वारा वनस्पतियां भी प्रभावित होती हैं, जीव जंतु प्रभावित होते हैं, और जीव जंतुओं और वनस्पतियों के द्वारा मानव भी प्रभावित होता है। एक प्रकार से मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर क्या है, संबंधित होते हैं, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो मनुष्य को भी उसी के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर मनुष्य अपने आप में परिवर्तन कर रहा है तो पर्यावरण मनुष्य के हिसाब से परिवर्तित नहीं होगी, यह बात ध्यान रखेंगे। पर्यावरण के हिसाब से मनुष्य को तो अनुकूलन करना पड़ेगा, मतलब जैसे पर्यावरण बदल रहा है तो मनुष्य को बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर मनुष्य बदल रहा है तो पर्यावरण उसके मनुष्य के हिसाब से नहीं बदलेगा। अगर मनुष्य ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, पर्यावरण में हस्तक्षेप किया, ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया, प्रदूषण फैलाया, तो पर्यावरण प्रकृति जो होती है वो किसका क्या कर देगी, वो मनुष्य का निरसन कर देगी, अर्थात इलिमिनेशन कर देगी। आपने डार्विनवाद पढ़ा होगा, डार्विनवाद में यही बताया जाता है
यदि आप पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के अनुकूलन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं तो पर्यावरण आपका क्या कर देगा, प्रकृति आपका निरसन कर देगी, अर्थात प्रकृति आपका विनाश कर देगी। इसी प्रकार से उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था कि एक लंबे गर्दन वाले जिराफ पाए जाते थे, एक छोटे गर्दन वाले जिराफ पाए जाते थे। जो छोटे गर्दन वाले जिराफ थे उन्होंने पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाया, मतलब जैसे पर्यावरण में जो है जलवायु परिवर्तन हुआ और जो प्रकृति थी उसने परिवर्तन किया, और प्रकृति जो होती परिवर्तन, मतलब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है, तो वो अपने नियम के हिसाब से परिवर्तित कर रही थी, परिवर्तन कर रही थी। लेकिन जब उसमें एंथ्रोपोजेनिक कारक जो होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक रीजन मतलब मानव जनित जो कारक होते हैं, अर्थात मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के द्वारा जब पर्यावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण प्रभावित होता है, तो वह चीजें, उस प्रकार का परिवर्तन प्रकृति के द्वारा किया गया परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति पर्यावरण में भी परिवर्तन करती है, लेकिन वह अपने हिसाब से करती है। जब तक पर्यावरण में प्रकृति अपने हिसाब से परिवर्तन करती है तब तक किसी भी प्रकार की कोई घटना हमारे सामने नहीं आती है। हिमस्खलन या फिर आप जो बोल सकते हैं भूकंप, आपदा, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। जैसे ही हम उसमें अपने मानव द्वारा किए गए कार्य, उसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा बांध वगैरह बना देते हैं, झील का निर्माण करते हैं, कृत्रिम झील का निर्माण, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जब सारी चीज़ों को करते हैं, तमाम सारा कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है, जिसके कारण से क्या होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़, भूकंप जैसे तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं, और इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो ये मनुष्य के द्वारा खिलवाड़ किया जाता है प्रकृति के साथ, तो प्रकृति भी जो है विनाश करने पर उतारू हो जाती है। ये कोरोना और कुछ नहीं, आप प्रकृति का विनाश जो है, प्रकृति का बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है, इसलिए कोरोना जैसे वायरस आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो जो है डार्विन महोदय थे, डार्विन महोदय ने भी बताया था कि जो छोटे कद वाले जिराफ थे उन्होंने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पाए, लेकिन जो बड़े कद वाले जिराफ थे उन्होंने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को बदल लिया। इसलिए जो छोटे कद वाले जिराफ थे उनका प्रकृति ने विनाश कर दिया, प्रकृति ने खत्म कर दिया उनको, अर्थात छोटे कद वाले जिराफ खत्म हो गए। लेकिन जो लंबी गर्दन वाले जिराफ और अगली टांग के जो लंबी वाले होते हैं उनका जीवन संभव हो सका। जबकि इसके ठीक विपरीत लैमार्क ने बताया कि जो जिराफ होते थे पहले गाय भैंसों की तरह ही हुआ करते थे। क्या हुआ, जब जलवायु परिवर्तन बहुत दिनों तक नहीं हुआ, जंगल में पानी वगैरह बरसता रहा हमेशा से, और इससे क्या हुआ, जंगल की घासें, मतलब पानी वगैरह भरा रहा तो घासें क्या हो गई, सूख गई, या फिर सूखा पड़ा रहा होगा, इससे घासें सूख गई नीचे की। तो घास जो थी, मतलब अर्थात जितने भी लोग जिराफ थे वो नीचे की घास चर के मतलब अपना पेट भरते थे। लेकिन जब घसिए नहीं रह गए तो कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे। अब क्या हुआ, अब वो पेड़ लपक के पेड़ के पत्तों को खाने लगते हैं जिराफ, और जब पेड़ के पत्तों को खाने लगते हैं, इसी प्रकार से जैसे आप आजकल जिम करते हैं तो आपकी बॉडी डोले सोले बन जाते हैं, इसी प्रकार से जब जिराफ लपक करके अगली टांगों का प्रयोग करके और अपनी गर्दन का प्रयोग करके पेड़ के पत्तों को, जंगल के पेड़ के जो पत्ते होते थे उनको खाने लगते हैं, इसी प्रकार से डेली का डेली यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार से धीरे धीरे अनुवांशिकता के आधार पर जो उस जिराफ का बच्चा था, उसका बच्चा थोड़ी उसकी लंबी गर्दन हुई, उसका थोड़ा अगली टांग लंबी हुई। इसी प्रकार से ऐसे धीरे धीरे अनुवांशिकता के आधार पर इसी प्रकार से धीरे धीरे उनके जिराफों की कद बढ़ता गया, अगली टांगों का उपयोग होता गया, जो है गर्दन का प्रयोग होता गया, और वो बढ़ता गया और आज हमारे सामने एक प्रकार का लंबा कद वाला जिराफ जिनकी अगली टांगें लंबी होती है। अगर वो जो है चल दे तो यहाँ पर लगता है कि हाँ 2-3 जो है मंजिल छत के बराबर जा रहा है। तो इस प्रकार से जिराफ की लंबी गर्दन संभव हो सकी है। इतनी बात क्लियर हुई। ये सब पर्यावरण की संकल्पना के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आती हैं। इतनी बात क्लियर हुई, वो लोग क्लियर हुई तो फटाफट से लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, हम उपभोक्ता के बारे में समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उपभोक्ता से आपका क्या आशय है। हालांकि जब आप मुझे टॉपिक में घुसा देते हैं तो मैं ये पता नहीं चलता कि हाँ कहाँ जा रहे हैं। वैसे ये सब है पर्यावरण का ही टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे प्रश्न लगातार एग्जाम में आए दिनों पूछे जा रहे हैं, तो आपको यह पढ़ना जो है ठीक ठाक था। हमने बता दिया तो आप उदाहरण दे सकते हैं बड़े आराम से। अब आप इसमें बड़े उत्तर लिख रहे होते तो इसमें आप बड़े उत्तर भी लिख सकते हैं, जितनी बातें हमने आपको बता दी। ये बात आपको अगर इस बात से आपको कुछ जानकारी मिली, अगर जानकारी मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हाँ सर की जानकारी मिली हमको। ओके, आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा कि आप लाइव क्लास नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा होगा कि आप लाइव क्लास में बैठे हुए हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझते हैं। और मुद्दे अगला है, उपभोक्ता से क्या आशा है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होता है आपका, कंज्यूमर्स मतलब होता है आपका, जैसे कंज्यूमर्स अब वो उपभोक्ता नहीं है,
जैसे कंज्यूमर्स एक अर्थशास्त्र वाला उपभोक्ता होता है, तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का मतलब होता है कि जो वस्तुओं का उपयोग करे, अर्थात जो खरीद करके वस्तुओं को खाए या फिर कोई चीज़ हो रही है तो उसका उपभोग करे। हालांकि मतलब वही लिया जाता है, लेकिन उपभोक्ता अर्थशास्त्र वाला कुछ दूसरा होता है। और यहाँ पर इन्वायरमेंट वाला अर्थात जो पर्यावरण में हम उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। अर्थात इसके अंतर्गत वह जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक मतलब उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीय मतलब उत्पादक होते हैं। अब इसमें जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपके प्राथमिक उत्पादक में जो है आपके जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और मनुष्य जो होता है जब इन्हीं को खाता है या फिर जो हरे पौधों को खाते हैं उन्हीं को हम उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात जो जीवधारी जो है घास वगैरह खाते हैं या फिर जो है जो पेड़ पौधे साग वगैरह हम लोग भी खाते हैं, तो मनुष्य भी उसमें आते हैं। अर्थात जो भी जीवधारी जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, आप प्राथमिक उत्पादक में आपके जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, घास वगैरह हो गई, ये प्राथमिक उत्पादक हैं। दूसरे उत्पादक कौन है? दूसरे उत्पादक आपके जो है बकरी और ये सब हैं जो कि प्राथमिक उत्पादकों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। बकरी हो गई, उसके बाद में आपका मृग हो गया, इसी के हिसाब से आपके और भी जीव जंतु हो गए जो कि प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार से अगला होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता जो होता है वो खाता है, इस प्रकार से जैसे शेर हो गया। अब बकरी जो मतलब एक घास है, घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है और मनुष्य को शेर खाता है। तो जो बकरी हो गई मतलब जो घास हो गई प्राथमिक उत्पादक हो गई। अब जो मनुष्य हो गया प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब अब बकरी हो गई वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। मनुष्य जो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। इसी प्रकार से अब मनुष्य ने खाया किसको? बकरी को। अब बकरी को मतलब मनुष्य को कौन खाएगा? मनुष्य को शेर खाएगा, तो तृतीयक उपभोक्ता हो गया वो। इसी प्रकार से कैटेगराइज किया था। जब मैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता पढ़ूंगा तो उसमें विस्तार से समझूंगा। हालांकि यहाँ पर आपको केवल यही बताना है कि इसके अंतर्गत वह जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों अर्थात हरे पौधों पर निर्भर होते हैं वो जीवधारी, और इन्हीं को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को हम उपभोक्ता कहते हैं। हरे पौधों को खाने वाले जीवधारियों को हम शाकाहारी कहते हैं तथा इन शाकाहारियों को खाने वाले जीवधारियों को हम मांसाहारी कहते हैं। और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओमनीओरस अर्थात सर्वभक्षी कहते हैं या फिर सर्वाहारी कहते हैं। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य सर्वाहारी है। ठीक, शाकाहारी को अंग्रेजी में हम हेरीबोरस कहते हैं, हेर्बीवोरस, और उसके बाद में और मांसाहारी को हम क्या कहते हैं? कार्निवारस कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय अवनयन। पर्यावरणीय अवनयन या निम्नीकरण, इससे संबंधित हमने वीडियो बना रखी है, अगर इसको आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। पर्यावरण अवनयन के निम्न कारण होते हैं, उन्हीं सबको हमने बता दिया है। पर्यावरण अवनयन का मतलब होता है कि जब पर्यावरण में इतना ज़्यादा मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप कर करके क्या कर दिया जाए कि पर्यावरण का इतनी क्षति मान लेते हैं, इतनी क्षति मनुष्य पहुँचा दे रहा है पर्यावरण में, इतना ज़्यादा पेड़ का कटान कर दे रहा है जिससे क्या हो, जितनी मतलब प्रकृति जो हो अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। जैसे जो पर्यावरण हो वो अपने हिसाब से जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जो है इतना कट जाए, आपका घाव हो जाए आपके शरीर में कि वो घाव अपने आप पूरा ना हो पाए, तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से अवनयन, मतलब आपके शरीर का अवनयन हो गया, मतलब कट गया, आपका शरीर का निम्नीकरण हो गया। अब ऐसी मतलब अब जैसे कि मान लेते हैं पर्यावरण में अब मनुष्य ने बहुत ज़्यादा पेड़ कटाई कर दिया। अब बहुत ज़्यादा जब पेड़ कटाई कर दिया, अब उससे क्या हो रहा है? प्रकृति का संतुलन जो है बिगड़ रहा है, अर्थात पर्यावरण जो है वो अपने हिसाब से जी नहीं पा रहा है। मतलब कि अब वह अपने हिसाब से मतलब स्वतः पूर्ति उन पेड़ों की नहीं कर सकता। जितने पेड़ों से मतलब कि 100 पेड़ रहते हैं पर्यावरण में, अब 100 में से 50 पेड़ मनुष्य काट देता है, 50 नहीं मान लेते हैं कि 10-20 पेड़ काट देता है। अब उन 20 पेड़ों का अगर ऑक्सीजन जो है पर्यावरण होता है वो अपने हिसाब से अगर 20 पेड़ों का ऑक्सीजन निकाल लेता है, मतलब 20 पेड़ों का ऑक्सीजन दे रहा है, तो अगर पूर्ति कर दे रहा है तो पर्यावरण अवनयन नहीं होगा। लेकिन अगर वह 20 पेड़ों का जो ऑक्सीजन है वह पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसी को हम पर्यावरण अवनयन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब होता है कि यदि मानवीय या अन्य कारकों के कारण भौतिक पर्यावरण के कुछ घटकों की इतनी अधिक क्षति हो जाती है कि उसकी भरपाई अंतः निर्मित या स्वतः नियामक क्रियाविधि के द्वारा नहीं हो पाती है, इसे ही हम पर्यावरण दशाओं का जैवमंडल के जीवों के पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में इस प्रकार मानव जनित परिवर्तनों को पर्यावरण हम अवनयन कहते हैं। अगर मैं दूसरी भाषा में आपको बताना चाहूं तो आप बता सकते हैं कि पर्यावरण अवनयन वह अवस्था होती है जिसमें पर्यावरण के भौतिक संघटकों में जैविक प्रक्रमों विशेषता मानव की क्रियाओं के द्वारा
इस सीमा तक कमी कर दी जाती है, इस सीमा तक जो है ह्रास कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है पर्यावरणीय जो है स्वतः नियामक क्रिया होती है, अर्थात पर्यावरण स्वतः उस चीज़ को पूर्ति नहीं कर पाई जितनी क्षति हुई है पर्यावरण की, जितनी कमी आई है पर्यावरण में। तो जब ये नहीं हो पाता, अपने आप से वो ठीक नहीं कर पाता, इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय अवनयन या पर्यावरणीय निम्नीकरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। इसके परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे पर्यावरण का मतलब पर्यावरण असंतुलन की समस्या हमारे सामने आ जाती है। पर्यावरण संतुलित नहीं होता, जब पर्यावरण संतुलित नहीं होता तो विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं जो कि मानव को भी प्रभावित करती हैं, विभिन्न जीव जंतुओं को प्रभावित करती हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को भी नष्ट कर देती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा अपरदन का मतलब होता है कि वायु के द्वारा या जल के द्वारा या फिर किसी मानव के कारक के द्वारा, मतलब मानवीय कारकों के द्वारा, एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स के द्वारा जब मृदा का कटान होता, मतलब मृदा बह रही होती है, अर्थात मिट्टी की उत्पादक क्षमता में क्रमिक ह्रास और समापन को मृदा क्षय कहते हैं। अब मृदा क्षय का मतलब यहाँ पर यह होता है कि मृदा में कमी आ रही है, अर्थात क्या होता है कि मृदा का मान लेते हैं कि यहीं पर एक जो है पहाड़ है। एक मिनट समझिएगा कि मृदा अपरदन क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक पहाड़ी है, ठीक। अब इन पहाड़ियों से क्या हो रहा है, इन पहाड़ियों से क्या हो रहा है, इन पर ग्लेशियर, मतलब इन पर जो है क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है। उन्हीं जो बर्फ जमे होते हैं पहाड़ों के ऊपर, उन्हीं को हम ग्लेशियर कहते हैं। अब यह ग्लेशियर जो है मान लेते हैं पिघल रहा है। अब ग्लेशियर पिघलता क्यों है? क्योंकि वैश्विक तापन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, अभी यहाँ पे चलिए 9वां प्रश्न भी यहाँ पर देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है अभी समझ लेते हैं। ओके, बाद में समझेंगे हालांकि ग्लोबल वार्मिंग, अभी समझिए। मान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, मतलब वैश्विक तापन बढ़ रहा है, वातावरण में जो तापमान है वह बढ़ रहा है। जब वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वातावरण का जब तापमान बढ़ जाएगा, जो यहाँ पर पर्वतों पर बर्फ जमे हुए हैं अर्थात ग्लेशियर हैं, वह ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलना शुरू कर देंगे। और जब यह ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देते हैं तो यह नदियों के रूप में क्या होते हैं, यह नदियों के रूप में बहना प्रारंभ कर देते हैं। और जब यही ग्लेशियर जो होते हैं नदियों के रूप में बहना प्रारंभ कर देते हैं, यहाँ से नदी है बहती हुई आ रही है। ओके, अब यहाँ से तो कुल कखड़ीरा पृथ्वीराज क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर जो है पर्वतों से नीचे से मान लेते हैं यह हिमालय पर्वत है और यहाँ से गंगा नदी बह करके आ रही है। और हिमालय पर्वत के नीचे यहाँ पर जो है भाबर वगैरह का क्षेत्र होता है, जहाँ पर नदियाँ जो है अर्धलुप्त अवस्था में होती हैं, अर्थात आधी निकली हुई होती हैं और आधी पत्थर के बीच बीच से बहती हुई आती है। बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी होता है एकदम से। उत्तराखंड वगैरह में देखेंगे तो ऐसी नदियाँ मिलेंगी, मतलब भाबर का मैदान होता है। भाबर के मैदान से नीचे आप आते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार गंगा सतलुज का मैदान मिलता है, जो कि एक प्रकार से मिट्टी का मैदान होता है, जो गंगा के अवक्षेपों के द्वारा बना हुआ है। अब क्या होता है, अब ये नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, जो मृदा होती है उन्हीं मृदा के जो ऊपरी भाग होते हैं, इन्हीं सबको काट काट करके क्या करती है, बहा ले जाती है अपने साथ। अब जब ये बहा ले जाती है मृदा को काट काट करके, तो यही क्या कहलाता है, अब नदियों के द्वारा जो मृदा की ऊपरी परत होती है अर्थात उपजाऊ परत होती है, इसी को बहा करके ले जाती है नदियाँ। और एक समय ऐसा आता है नदियाँ की जब वृद्धावस्था होती है, यहीं पर क्या होती है, अवक्षेपों का निक्षेपण कर देती है। जितने भी मलबों को बहा करके लाया है ऊपरी परत की मिट्टियों को, यहाँ पर कंकड़ पत्थर या फिर जितनी भी चीज़ें होती है इसको छोड़ देती है। और यहीं पर नदियाँ जो है कई धाराओं में, छोटी छोटी धाराओं में नदियाँ बढ़ जाती हैं। और जब नदियाँ छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और गंगा नदी जो होती है सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करती है, जो पश्चिम बंगाल का डेल्टा कहा जाता है। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव नामक वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ इस दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरबन यानी पश्चिम बंगाल का डेल्टा ही होता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो है क्षेत्र, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। और दोनों लोग क्या होती है, नदियों जो है मिट्टियों को काट काट करके लाती हैं, और मिट्टियों के कटने को ही मृदा अपरदन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। मिट्टियों की ऊपरी परत अर्थात जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जब वह कट करके बह करके आती है और किसी एक स्थान विशेष स्थान पर रुक जाती है, या फिर यह रुकना ना कह सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पर नदियाँ छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डेल्टा कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, यहाँ से जो नदियाँ कट बह करके आई, अब यही नदियाँ जो होती हैं मृदा का अपरदन करके ला रही हैं, मतलब मृदा के जो ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ परत होती है, इनका कट करके बह जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। लेकिन मृदा अपरदन से बहुत सारी चीज़ें जो है लाभ भी होती है, हानि भी होती है। लाभ यह होता है कि जो एक विशेष प्रकार का क्षेत्र निर्मित कर देती है, जैसे कि यहाँ जो पश्चिम बंगाल का एरिया, जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का ये डेल्टा बना हुआ है, इस डेल्टा में क्या होता है, इस डेल्टा में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल होती है। अर्थात जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का, या फिर गंगा में आकर के इधर से फिर जो है यमुना नदी मिल जाती है। जब यमुना नदी इधर से आकर के मिल जाती है
तो इसके जो बीच का क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दुआब कहते हैं। तो ये दुआब क्षेत्र जो होता है बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ से जो नदियों के माध्यम से कभी कभी नदियों में बाढ़ भी आता है, और जब बाढ़ आता है तो नदियों की इधर उधर भी पानी भर जाता है। तो इधर उधर पानी भरने से जो नदियों में जो है कट करके जो उपजाऊ मिट्टियाँ आई हुई हैं, उनकी परत जो होती है यहाँ पर जम जाती है दुआब वाले क्षेत्र में। इसके कारण से क्या होता है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार से जलोढ़ मृदा हो जाती है और न्यू जलोढ़ मृदा हो जाती है, जो कि हर साल जिस नदी में बाढ़ आती है वहाँ की मिट्टियाँ नई नई परिवर्तित होती रहती हैं, इसलिए जलोढ़ मृदा होती है नई प्रकार की, जिसको हम खादर मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, खादर एक बांगर। खादर मृदा नई जो है जलोढ़ मिट्टी होती है, और बांगर मृदा जो है पुरानी होती है। अर्थात ऐसी मृदा जो नदियाँ जिन नदियों में बाढ़ नहीं आता है वो बांगर मिट्टी का निर्माण करती हैं, जिन नदियों में प्रतिवर्ष या हर तीसरे वर्ष बाढ़ आता रहता है वह किस प्रकार से मृदा का, वो खादर मृदा का निर्माण करती है, जो बहुत उपजाऊ होती है। क्यों उपजाऊ होती है, क्योंकि यह नदियाँ जो होती है मृदा की ऊपरी परत को जो कि उपजाऊ होती है उनको काट करके बहा करके लाती हैं, किसी विशेष स्थान पर ठोंक देती हैं, मतलब छोड़ देती हैं। और इसी नदियों के अवक्षेपों को छोड़ना ही क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। नदियों को कट करके बहाना मृदा को वही अपर्दन कहलाता है। अपर्दन मतलब होता है किसी चीज को करके काट करके अपने साथ बहाना, अर्थात जब वायु किसी मिट्टी को उड़ा करके अलग ले जाए, या फिर पानी बहा करके किसी मिट्टी को अलग ले जाता है तो उसी को मृदा अपर्दन, या फिर जिसको पहाड़ को अगर काट रहा है तो फिर उसके अंदर पर्वत अपर्दन हो गया। इसी प्रकार से किसी भी चीज को अगर आप जो है कट करके बह रहा है तो उसी अपर्दन होता है। अर्थात नदियों के साथ या फिर जल के साथ या फिर किसी अन्य कारक के साथ कोई वस्तु या कोई पदार्थ का जो है बहना या फिर उसको उसी के साथ चले जाना ही क्या कहलाता है, कटाव हो जाना, वही अपर्दन कहलाता है। ध्यान रखेंगे जब नदियों के माध्यम से पर्वतों का कटाव होता है, फिर नदी की मतलब मिट्टियों के ऊपरी परत का कटान होता है, तो उस कटे हुए मतलब जब कटता है, कटने की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। लेकिन जब वो आप प्रक्रिया कटने के बाद में जो जो सारे मलबे होते हैं, मतलब कूड़ा कबाड़ होता है जो टूट करके आ रहा होता है, वो नदियों के साथ जब बहने लगता है तो इस बहने की प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। ध्यान रखेंगे। और जब ये मलबे क्या होते हैं नदियाँ छोड़ देती किसी विशेष स्थान पर, तो उसी को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। और नदियों के निक्षेपण के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दुआब कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई ना? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहता हूं, और एक ही वीडियो के अंतर्गत आप इसी समय समझ रहे होंगे सारी बातों को मैं बता दे रहा हूं खुल खुल करके एक एक बात में। ओके, चलें, वीडियो को स्किप भी नहीं करना और एक बार में पूरी वीडियो को देखना, तभी सारा सिनेरियो आपको समझ में आएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब ये होता है मृदा अपर्दन, समझ में आई बात। मृदा के जो उपजाऊ परत है अर्थात ऊपरी परत का कट करके बहना या फिर वायु के द्वारा उड़ा करके अलग ले जाना, वही मृदा अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन के द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। बालू का स्तूप वगैरह वायु अपर्दन के जो है परिणाम स्वरूप बनते हैं। जल अपर्दन के द्वारा भी कई प्रकार के, जैसे जल अपर्दन से डेल्टा का भी निर्माण होता है। इसी प्रकार से और भी चीज़ों का निर्माण होता है, समझेंगे हम जब अपर्दन पूर्ण रूप से पढ़ रहे होंगे। अपर्दन वैसे आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में, इसीलिए बीए फर्स्ट ईयर में आपको अपर्दन, अपक्षय और अनाच्छादन समझा जाता है। अनाच्छादन मतलब होता है जब अपर्दन और अपक्षय दोनों की क्रियाओं को हम मिला लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन। अर्थात अनाच्छादन बराबर होता है अपर्दन प्लस अपक्षय, या फिर अपक्षय प्लस अपर्दन इज इक्वल टू अनाच्छादन। समझ में आई बात? चले, अब ज़्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट जो है प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो समझ में आई बात क्या होता है मृदा अपर्दन। अब कभी आप मृदा अपर्दन को नहीं भूलेंगे, कहिए कि नहीं भूलेंगे। चले, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अगला है मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। मरुस्थलीकरण का मतलब यह होता है, जैसे मान लेते हैं किसी स्थान पर, मरुस्थलीकरण का मतलब राज्य समझिए एक बार। मरुस्थलीकरण क्यों बनता है, मरुस्थल क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इसमें बताना है 50 शब्दों के अंतर्गत कि मरुस्थल क्या होता है। मरुस्थल की परिभाषा आपको देते हुए लिखना है कि मरु परस स्थल। मरु मतलब होता है मरा हुआ, स्थल मतलब होता है जमीन, अर्थात ऐसी जमीन या फिर ऐसी भूमि का क्षेत्र जो कि क्या होता है, मरा हुआ मतलब अनुपजाऊ क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। अर्थात जिसमें 25 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है या फिर 15 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है, औसत वर्षा कम होती है, वह मरु क्षेत्र होता है, मतलब मरुस्थल होता है। मरु मतलब होता है मरी हुई भूमि, अर्थात जहाँ पर कुछ नहीं होता। आप राजस्थान में रेगिस्तान देखते हैं, वहाँ पर जो है बालू वगैरह है, वहाँ पर कुछ नहीं उगता है। रेगिस्तान में कौन कौन से पौधे उगते हैं ये भी जान लीजिए। रेगिस्तान में आपके जो है जिनमें पत्तियां नहीं होती, जैसे मदार वगैरह के पेड़ वहाँ पर होंगे, आपको नागफनी के पौधे मिल जाएंगे। जो रेतीले इलाके होते हैं वहाँ पर ऐसे पौधे मिलते हैं, चूँकि इनकी जड़ें लंबी होती हैं और इनमें पत्तियां नहीं होती हैं, और पत्तियों के माध्यम से जो होता है ये क्लोरोफिल की क्रिया करते हैं। क्लोरोफिल की क्रिया मतलब कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश
संश्लेषण जो होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और जड़ से जो है जल लेते हैं और इन दोनों को मिला करके जो है क्रिया करते हैं। क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं वातावरण से और ऑक्सीजन की मात्रा को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण में जो संतुलन आहार मतलब संतुलित जो है व्यवस्था बनाते हैं, वो कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर जो है पेड़ पौधे ना करते तो ऑक्सीजन आज हमारे जो वायुमंडल में, जिसका परसेंट 21% है वायुमंडल में ऑक्सीजन, उसका परसेंट ना रह जाता। इतनी बात क्लियर हुई। 21% है वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है, 78% है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ये क्रिया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि मैंने आपको अभी जस्ट आपके सामने रखी। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैं बता रहा था आपसे कि मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि किसी उपजाऊ भूमि का जिसमें हम फसल उगा सकते थे, उस उपजाऊ भूमि का जिस मिट्टी में हम फसल ना उगा सकने योग्य हो जाना। मतलब ऐसी मिट्टी, जैसे मान लेते हैं कि कोनो खेत है, उस खेत में पहले हम बहुत ज़्यादा जो है 1 बीघे में 3 कुंटल गेहूँ निकाल रहे थे। अब कुछ समय ऐसा आए उसमें उर्वरकों का प्रयोग हम ज़्यादा कर दें, या फिर वहाँ पर पानी ना बरसे, या फिर उसका जलस्तर जो उस खेत के नीचे का जलस्तर है वो नीचे बहुत जल जो भूमिगत जल है, या फिर जिसको हम भौम जल कहते हैं, वह जल स्तर बहुत नीचे चला जाए। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो ऊपर वाला जो होगा उसमें जो पत्तियों के माध्यम से जो पेड़ पौधों में या फिर जो फसल आप बोते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते जब पौधे, तो वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको जल नहीं मिलेगा नीचे से। अब जब जल ही नहीं मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करेंगे, नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए वहां पर फसल उत्पादन बंद हो जाता है और इस प्रकार से वह भूमि मरुस्थल में बदलना प्रारंभ कर देती। तो इसके लिए बहुत सारे कारक होते हैं, कुछ तो मानव जनित कारक होते हैं, कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं। जब मैं विस्तार से पढ़ रहा हूँ मरुस्थलीकरण, तो उसमें मरुस्थलीकरण क्या होती है, मरुस्थलीकरण की परिभाषा, मरुस्थलीकरण के विभिन्न कारक क्या क्या होते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम प्रकाश डाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी जान लेना आपको अति आवश्यक होता है कि मरुस्थलीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है। मरुस्थलीकरण का सामान्य मतलब होता है कि उपजाऊ एवं उच्च भूमि का मरुस्थलीय भूमि में परिवर्तित हो जाना। जबकि पारिस्थितिक जो विधि होते हैं एवं पर्यावरण जो वेत्ता होते हैं, इसे एक क्रमबद्ध प्रक्रिया मानते हैं। क्या क्रमबद्ध प्रक्रिया, अर्थात जो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है तथा इसे मानव के द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जाता है। मरुस्थलीकरण क्षेत्रों का विस्तार भी इसी क्रम में माना जाता है, इसी क्रम का एक अंग होता है, जिस क्रम में क्या होता है, जलवायु परिवर्तित होती है, वनस्पति परिवर्तित होती है, मृदा, जीव जंतु परिवर्तित होते हैं, मानव की क्रियाएं परिवर्तित होती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है किसी उपजाऊ भूमि का मरुस्थलीकरण भी होता है। ठीक, वास्तव में मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि क्या होती है, अल्प वर्षा वाले, अर्थात जहाँ पे कम वर्षा हो वहां पर बनेगी। साथ ही साथ शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में चलती है, मतलब बनती है। शुष्क मतलब क्या होता है, जहाँ की वायु में नमी कम हो। शुष्क मतलब होता है कि सूखा, शुष्क मतलब सीधा समझो सूखा। ठीक, या फिर अर्ध शुष्क मतलब कि कुछ कम जो है वायु में नमी पाई जा रही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है, एक और प्राकृतिक तत्वों का योग होता है, तो दूसरी ओर मानवीय कार्यकलापों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कारक उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखेंगे, जब भी आप पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ रहे हो या फिर पर्यावरण के बारे में जानकारी ले रहे हो, तो पर्यावरण को जानकारी लेने से पहले आपको निम्न 2 बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि मानव जनित कारक क्या होते हैं और पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं, अर्थात प्राकृतिक कारक। 2 प्रकार के कारक होते हैं जो कि पर्यावरण को हमेशा प्रभावित करते हैं। इसे मान लेते हैं, बाढ़ से बारे में प्रश्न पूछ लिया गया कि बाढ़ क्यों आते हैं, या फिर बाढ़ के बारे में पूछ लिया गया, सूखा कैसे आता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्यों होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं भी प्राकृतिक चीजों का भी हस्तक्षेप होता है, लेकिन प्राकृतिक जो कारक होते हैं पर्यावरण को बहुत कम प्रभावित करते हैं। चूंकि मानव जनित जो कारक होते हैं वह बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं ऐसा, क्योंकि जो प्रकृति होती है वो अपने हिसाब से पहली चीजें सब बनाई रहती है। पहले क्या देखते थे आप, ऐसी चीजें होती थी घटित नहीं होती थी, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्रकृति भी जिम्मेदार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। जैसे प्रकृति केवल 90% ही जिम्मेदार है प्राकृतिक आपदाओं में, 90 प्रकृति केवल 10% जिम्मेदार है, लेकिन जो मानव है वह 100% मतलब 90% जिम्मेदार है किसी भी प्राकृतिक आपदा को आने में या फिर उसको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया क्या होता है मरुस्थलीकरण। आगे देखते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा से आपका क्या आशय है। पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है, बताइए पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है। पर्यावरणीय शिक्षा मतलब पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी देना है, क्या कहलाता है, पर्यावरणीय शिक्षा कहलाती है।
पर्यावरणीय शिक्षा को समझाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शिक्षा की परिभाषा को समझना होगा। शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा समिति एवं अशिक्षित व्यक्ति के बीच में अंतर करता है। साथ ही शिक्षा का कार्य क्या होता है, व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होकर अंततः निम्न स्तर पर सर्वव्यापी उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षा के द्वारा हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। साथ ही साथ जैसे आपका उद्देश्य नौकरी पाना, किसी का उद्देश्य पास होना, किसी का उद्देश्य समाज का एक व्यवस्थित व्यक्ति बनना, किसी का मतलब होता है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, हमारे अंदर ज्ञान हो, इसलिए शिक्षा ग्रहण करता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है एवं कुछ सीमा तक निर्माण भी करती है। इस शिक्षा की उत्पत्ति व्यक्ति के चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण में भी होती है। और जो चतुर्दिक व्याप्त मतलब कि जो मानव के चारों तरफ फैला हुआ पर्यावरण होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहली बात शिक्षा को जानना अति आवश्यक होता है। इसलिए पर्यावरणीय शिक्षा को हम स्वाभाविक या प्राकृतिक संतुलन मतलब संतुलित एवं नवीनता एवं परिवर्तन के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा मान सकते हैं। पर्यावरण में अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं या पर्यावरण के खिलाफ जो मनुष्य कार्य कर रहा होता है, उसी के खिलाफ कार्य ना करे और खिलाफ कार्य ना करते हुए जैसे मान लेते हैं और अपने कार्य भी साध ले मानो, तो वही होता है आपका पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूं कि पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है। मतलब इसका मान लेते हैं कि आपको ऐसी चीज़ों का जानकारी हो जाना जैसे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इसका यह होता है कि अर्थात आपको कोनो फैक्ट्री लगानी है, तो आपको कोनो फैक्ट्री लगाने से पहले आपको यह बात भी ध्यान देने योग्य बात हो जाए। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि कोई व्यक्ति मान लें टाटा जी हैं या फिर अंबानी जी हैं, उनको फैक्ट्री लगानी है कोनो चीज़ की, अब फैक्ट्री वो लगाने के लिए आए तो उनको सबसे पहले यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि फैक्ट्री हम लगा तो रहे हैं, लेकिन इससे जो वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा उसके लिए हमको कुछ उपयोग करें ताकि वातावरण पर प्रभाव कम पड़े। अर्थात पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ आपका भी विकास हो गया, मतलब आपकी फैक्ट्री भी लग जाए और पर्यावरण का भी हानि ना हो, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, अर्थात अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर ले बिना पर्यावरण को जो है हानि पहुंचाए हुए भी, उसी को हम सतत विकास कहते हैं। और ये सतत विकास की प्रक्रिया जब आप पर्यावरणीय शिक्षा पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। अर्थात अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर ले और उसके अंदर पर्यावरण में या फिर प्रकृति में किसी भी प्रकार का संशोधन ना हो या प्रकृति प्रभावित ना हो। समझ में आई बात? या प्रभावित हो तो थोड़ा बहुत कम मात्रा में प्रभावित हो। समझ में आई बात? तो यही होता है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत, यही चीजें होती हैं। आप बता सकते हैं। तो इसके बाद में आगे देखते हैं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है। व्यक्ति सतत विकास की ओर अग्रसर होता है, आप ये भी बता सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा जिस व्यक्ति को दी जाती है वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण को भी ध्यान में रखता है। पर्यावरण को बचाए रख करके अपने कार्य को साध लेना ही जो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है। आप इस प्रकार से तमाम सारी बातें लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वो एक प्रकार से आंदोलन है जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के आज के चमोली, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश यही था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। किसने करी थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने करी थी। इनके साथ और एक व्यक्ति थे, चंडी प्रसाद भट्ट। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन के क्या थे? प्रणेता थे, मतलब इन आंदोलन को चलाने वाले थे। इसका चिपको मतलब होता है कि पेड़वा को पकड़ करके चिपक जाते थे जो लोग होते थे। अर्थात जब कोई लोग पेड़ काटने जब जाते थे उत्तराखंड में तो क्या करते थे? ये आंदोलन चलाए थे। आंदोलन कब का है? 1973 ईस्वी में चलाया गया है। या अर्थात जब भारतीय सरकार ही थी तभी की बात है, जब पेड़ कटाई हो रही थी। तो पेड़ कटाई को रोकने के लिए क्या करते थे लोग? पेड़वा में चिपक जाते थे, मतलब पेड़ में चिपक जाते थे और पकड़ लेते थे एकदम से, ऐसे मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति को इसे गले लगाते हैं, उसी प्रकार से क्या करते थे? पेड़ को पकड़ के चिपका लेते थे कि पेड़ को काटने से पहले तुमको मुझे काटना पड़ेगा। तो ये था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलनकर्ता जो होते थे वो पेड़ों से चिपक जाया करते थे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चिपको आंदोलन का नाम जो है इसी कारण से पड़ा, ताकि लोग उस पेड़ में क्या करते थे? चिपक जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो थे इसको बढ़ाने वाले थे, मतलब इसके आंदोलन के क्या करते थे? कार्यकर्ता थे। साथ ही साथ सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक और कार्य किया था, एक मिनट ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या कार्य किया था? हाँ, टिहरी बांध परियोजना। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी बांध परियोजना जब आई थी, ध्यान रखेंगे, तो उसके विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन किया था। क्योंकि बांध बन जाने से क्या होता है? हजारों हेक्टेयर भूमि में बहुत ज़्यादा जल भर जाता है, और जब जल भर जाता है तो क्या हो जाता है? तमाम सारे पेड़ पौधे जो वनस्पतियाँ होती हैं या नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। अब हम आपको बता दें कि जब किसी क्षेत्र में जो है बांध का विरोध लोग क्यों करते हैं, बांध का जो स्थानीय लोग होते हैं, अर्थात जो जहाँ इसे मान लेते हैं कोनो नदी आ रही है, एक मिनट समझो, बहुत मजा आएगा, अभी बहुत मजा आने वाला है। मान लेते हैं कोनो नदी आ रही है,
चलो समझ लियो। आज आप लोग मान लेते करो नदी यहाँ से आ रही, पर्वत से आई, ये पर्वत है आपका, ठीक, ये पर्वत है, वलित पर्वत है, ठीक, ध्यान रखेंगे। वलित पर्वत मतलब होता है कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा जो जिन पर्वतों की व्याख्या हुई, वलित पर्वत नए पर्वत होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सारी चीजों। तो यहाँ से मान लेते नदी कोई बह करके आ रही है। अब यहाँ से जो है नदी बह करके आ रही है भैया। अब यह देखते हैं, जब पर्वतों से नदियां बह करके आती हैं, अर्थात जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो नदियां मतलब जब बर्फ जो होता है पर्वतों के ऊपर जमा हुआ होता है। और पर्वतों के ऊपर बर्फ क्यों जमता है? क्योंकि जब हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ठंडक बढ़ती जाती है, अर्थात तापमान में कमी होती जाती है। जब तापमान में कमी होती जाती है, अर्थात हम एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जो कि क्या होती है, एक रेखा होती है, जो रेखा क्या कहलाती है, उसके ऊपर जाएंगे तो बर्फ जमना मतलब पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। तो वहां पर पर्वतों के ऊपर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो पर्वत होते हैं उनमें ग्लेशियर जम जाते हैं, मतलब कि बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ जो होता है उसी को हम हिमानी कहते हैं। हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, हिमानी को अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर आप लोग ज्यादा सुनते हैं। तो वह ग्लेशियर जो होता है उसी के पिघलने से जब उसमें ताप बढ़ता है वायुमंडल में, वायुमंडलीय ताप बढ़ता है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग जब होती है समस्या, तो ताप क्या होता है, ताप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। और जब ताप बढ़ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होता है, जब ताप बढ़ता है तो ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। और जब ग्लेशियर पिघलना प्रारंभ कर देते हैं तो क्या होता है, नदियों का जलस्तर जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ जैसी समस्याएं तमाम प्रकार की आती हैं। अब यहाँ पर क्या बातें पूछी गई हैं आपसे, क्या बातें पूछी गई हैं, मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ मैं आपको बता रहा था कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया था, टिहरी नामक बांध का विरोध किया था। तो विरोध आंदोलन क्यों किया था? कभी कभी आपसे टिहरी बांध से संबंधित लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न, और वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मजेदार ये बात है कि टिहरी बांध परियोजना से, मतलब एक बांध से, चाहे सरदार सरोवर परियोजना हो, चाहे टिहरी हो, या फिर और कोई भाखड़ा नांगल वगैरह हो, इन सबसे एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो टिहरी जो है वहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको जानना जरूरी है। टिहरी बांध जो परियोजना है, इसको रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने आंदोलन किया। अब आंदोलन क्यों किया था? क्योंकि जब बांध बनता, मान लेते नदियां आ रही यहाँ से, नदियों पर बांध बनाया क्यों जाता है ये भी समझ लियो। जैसे मान लेते नदियां यहाँ से बह रही हैं, अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां से जल स्तर जो है खूब तेज से आ रहा है। अब यहाँ से नदियों में खूब ज्यादा वेग है, मतलब इन नदियों में बहुत ज्यादा क्या है, शक्ति है, ऊर्जा है। अब इसी नदियों की जो गतिज ऊर्जा है, अर्थात नदियों में गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कि किसी वस्तु के या फिर किसी चीज के जो फिर या फिर कोई कारक होता है उसके कारक से जो, वैसे मान लेते हैं आप खूब तेज दौड़ने में एक्सपीरियंस है, तो आपकी क्या है, गतिज ऊर्जा है। मोटरसाइकिल बहुत तेज जाती है, बिजली का जो तार होता है गतिज ऊर्जा है इसकी। तो समझिए एक बात, जब किसी के गति के कारण से किसी चीज में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा मतलब क्या होता है, शक्ति, पावर। तो जब पावर होती है तो उसी पावर को, अब इसी गतिज ऊर्जा को, अर्थात जब जल बहुत तेज मात्रा में जा रहा है तो इसी को इससे गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसी गतिज ऊर्जा को इसी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए एक बांध का निर्माण किया जाता है। और वह बांध क्या करता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नदियों पे बांध बनाए जाने के केवल एक उद्देश्य नहीं होते, बांध बनाने के बाद में इधर उधर सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब नहर बना दिए जाते हैं, कृत्रिम झील का निर्माण भी हो जाता है। तो बांध बनाने की बहुत बहुउद्देशीय परियोजना है। बांध एक प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना होती है जिसके तहत बहुत सारे उद्देश्य को साध करके बांध बनाया जाता है। बांध बनाने के डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर बांध बनाने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं तो बांध बनाने के नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले हमने फायदे को आपको बता दिया कि बांध जो होता है एक बहुउद्देशीय परियोजना होती है, मतलब कि इससे बिजली बनाया जा सकता है। बिजली बनाने के बाद में और तमाम प्रकार की जो है नहरें बनाई जा सकती हैं, कृत्रिम झील का निर्माण किया जा सकता है, नहरों के माध्यम से सिंचाई संभव हो सकती है, सिंचाई के माध्यम से खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो जो है भारतीय किसानों की स्थिति उच्च होगी। जब भारतीय किसानों की स्थिति उच्च होगी तो क्या होगी, भारत की जीडीपी बढ़ेगी। जब भारत की जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जब भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो दुनिया में क्या होगा, भारत का आय होगा, भारत भारत मतलब भारत आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो इसके ये थे क्या लाभ बांध बनाने के। अब बांध बनाने के समझिए हानियां क्या क्या होती हैं, क्यों सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका विरोध किया। बांध बनाने का हानि नंबर एक, सबसे पहले बांध बनाएंगे, मान लेते हैं नदियों को रोक देते हैं। नदियों में जितनी ऊर्जा थी, अब ये बहुत तेज से नदियां बह रही थी, अब नदियों की जो ऊर्जा थी ये रुक गई यहीं पर। अब नदियों में क्या होता है, यहीं पर मान लें नदी पे रोक देते हैं। अब नदी के यहाँ से खूब तेज बह रही थी, अब यहाँ से टकरा जाएगी, बांध जो दीवार बनाई गई है इससे रुक जाएगा पानी। कुछ पानी को छोड़ दिया जाता है तो कुछ पानी जो है उनकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से इनकी जो ऊर्जा होती है उन ऊर्जा से हम बिजली बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो पानी का जो जो धारा होती है वो कम हो जाती है। हालांकि बांध बनाना ठीक भी होता है, हमने समझ लिया। तो ये धाराएं क्या हो गई, कम हो जाती हैं। अब यहाँ पर रोक दिया जाता है जिन पानी को, तो क्या होता है, जो पानी जो होता है इधर उधर
पानी क्या होता है, यही पानी विभिन्न क्षेत्रों में बहने लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। मान लेते हैं यह पानी क्या हो रहा है, यह पानी आपका बह रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। अब ये पानी जो है इधर उधर जा रहा है, बह रहा है, ठीक। अब ये पानी जब जो है बांध बनाने की वजह से कुछ पानी तो इधर आएगा, कुछ पानी जो आसपास के क्षेत्र होंगे इन क्षेत्रों में भर जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, नदियों के किनारे जो होते थे पहले, आप लोगों को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी, नदियों के किनारे ही लोग बसा करते थे। जब नदियों के किनारे ही लोग बसा करते थे तो इसलिए यहाँ पर कुछ लोग निवास कर रहे होंगे। अब जब यहाँ पर कुछ लोग निवास कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से जो पानी जाएगा अब इन्हीं लोगों के घरों में घुसेगा। और जब यहाँ पर लोगों के घरों में घुसना प्रारंभ कर देगा, यहाँ पर क्या होगा, स्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। स्थापन की समस्या मतलब यहाँ से विस्थापन करना पड़ेगा इन लोगों को, अर्थात इनको अलग शिफ्ट करा जाएगा, अर्थात इनके जन्मभूमि से इनको अलग कर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से यह उनके खिलाफ होता है। इसलिए जो वहाँ की क्षेत्रीय समुदाय होता है, जब कोई भी बांध बन रहा होता है तो वहाँ का जो क्षेत्रीय समुदाय होता है, अर्थात जो वहाँ पे रह रहा होता है, वह उसका विरोध करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसका घर उजड़ रहा होता है। ठीक, कितना भी पैसा दे दो, किसी का घर उजाड़ दो तो बहुत जो है उस व्यक्ति के लिए जिसका घर घर उजड़ रहा होता है उसके लिए बहुत दुख की बात होती है। ठीक, ध्यान रखें, बहुत मेहनत करने के बाद में घर बनाता है व्यक्ति, और जब वह घर बन जाता है तो उस घर को जब कोई उजाड़ता है, चाहे जितने पैसे देकर के उजाड़ता हो, तो वो एक प्रकार से बुरा लगता है। इसलिए क्षेत्रीय समुदाय जो होते हैं वहाँ के, वह बांध का विरोध करते हैं। पहला जो है ये गलत काम ये हो गया, मतलब पहला जो है हानि इसकी, ये बांध बनाने की। बांध बनाने से क्या होता है, बांध बनाने से झील का निर्माण हो जाता है। अब बांध बनाने से झील का निर्माण कैसे, पहाड़ों से आया, यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, नदियों के में बांध बनाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, नदियों का पानी रुक जाता है, जिससे यहाँ पर जल भर जाता है। जल भरने के बाद में यहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है, अर्थात कृत्रिम झील का निर्माण हो जाता है। जब कृत्रिम झील बनेगी तो कृत्रिम झील बनने का जो है हानि क्या क्या होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, पानी का जो दबाव होगा वह पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा। जब पानी का दबाव बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ जाएगा पृथ्वी पर, तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। जब पानी मतलब इकट्ठा हो जाएगा, मतलब पानी स्थिर हो जाएगा, तो इसीलिए झील से क्या होता है, झील जहाँ पर होती है, झील के किनारों पर भूकंप आ सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जहाँ पर कृत्रिम झील बनती है वहाँ पर क्या आते हैं, भूकंप की समस्या भी बढ़ जाती है। तो भूकंप आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात और समझिए, भूकंप के साथ साथ क्या होता है, नदियों का जब जल इकट्ठे पानी में मतलब एक ही स्थान पर जमा हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ दरारें पड़ जाती हैं पानी के अंदर, और दरारें पड़ने के बाद में उसमें चंद्र जैसी एक चीज़ फट जाती है। चंद्र फटना सुनते हैं, तो पृथ्वी की जो दरारें होती है, पृथ्वी में अंदर दरारें पड़ने प्रारंभ हो जाती है, और पृथ्वी की जो ऊपर की परत है वह परत से नीचे पानी चला जाता है, और नीचे चला जाता है वहाँ पर पानी चला जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना आप पढ़ रहे थे, सियाल सीमा निफे आपने पढ़ा होगा, तो उसी सियाल सीमा निफे, मतलब निफे तक नहीं लेकिन सियाल के ऊपरी भाग तक, या फिर जो है सियाल का जो सियाल सीमा निफे, जो सियाल का निचला परत होता है, सियाल किससे बना होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। तो जब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की जो मध्यांतर में जो असंबद्धता होती है वहां तक पहुंच जाता है, तो वहां पर पहुंचने के बाद में मान लेते हैं वहां पर जो है लावा वगैरह पाया जाता है, मतलब कि बहुत गर्मी अवस्था, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब अंदर वो पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है, पृथ्वी बहुत अंदर से गर्म है, हीट है पृथ्वी, क्योंकि एक सूर्य मतलब कि बिग बैंग थ्योरी से ही सब निकले हैं ग्रह वगैरह। तो बिग बैंग थ्योरी एक आग का गोला था, मतलब वहाँ पे एक प्रकार से गोला था, और उसी गोले से मतलब सूर्य से ही अलग हुई है पृथ्वी वगैरह, सब जितने भी ग्रह हुए हैं सूर्य से ही बने हुए हैं। तो इसलिए पृथ्वी जो है एक प्रकार से पहले आग का दहकता हुआ गोला थी, बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई है। तो इसका जो आंतरिक चीज़ें हैं अभी, तो वो अभी भी गर्म है। इसलिए जो निफे शब्द वहाँ पर है, निफे जो आंतरिक भाग होता है पृथ्वी का, जब आप पृथ्वी का आंतरिक भाग पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको समझा दूँ। इसको कहते हैं सियाल, यानी यस आई और ए एल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। उसके बाद में सीमा, यस आई एम ए, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद में निफे, सियाल सीमा और निफे, निफे मतलब होता है एन आई और एफ ई। एन आई का मतलब क्या होता है आपका, निफे मतलब होता है आपका, एन आई का मतलब होता है निकल, और उसके बाद में आपका जो है एफ मतलब होता है क्या, फेरस, फेरस मतलब होता है लोहा, तो समझ में आयरन। तो वहाँ पर लोहा पाया जाता है। अब अंदर जो है लोहा पाया जाता है, लेकिन लोहा जो होता है इसका जो है घनत्व जो होता है लगभग 11 के आसपास होता है, लेकिन क्या होता है ये पिघल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अवस्था जो है पृथ्वी की एकदम आंतरिक संरचना वो पिघली हुई अवस्था में है। और जो यहाँ पर चीजें हैं, एक मिनट समझिएगा, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ। जो यहाँ की अवस्था आपके है, ये यहाँ की, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ जो है लावा पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, अर्ध तरल अवस्था में होते हैं। लावा क्या होता है, लावा जो होता है मतलब सॉरी मैग्मा, यहाँ पर मैग्मा पाए जाते हैं, और मैग्मा जो होता है अर्ध तरल अवस्था में होता है। अर्ध तरल मतलब होता है कि कुछ एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे दही देखे हैं, दही दही जमी हुई देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, मैग्मा होता है। अब लेकिन वह गर्म होता है बहुत ज़्यादा मैग्मा। अब जो मान लेते हैं यहाँ पर भूपर्पटी पर झील का निर्माण हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लेते हैं झील बनी है।
अब झील बनने से क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे जमीन फट रही है, जमीन फटने के भूकंप आया, भूकंप के बाद में क्या हुआ, जमीन फट रही है, जमीन फट गई, थोड़ी सी मान लेते हैं जमीन में दरार आ गया। अब ये दरार से क्या होगा, जो जल होगा वह जल मान लेते हैं यहाँ तक ऐसे चला जा गया। अब जल जब नीचे आता है, पानी में जब आप जल छोड़ते हैं तो क्या होता है, उससे गैस निकलती है। तो मान लेते हैं पानी पानी जो गया यहाँ पर जो है, यहाँ पर भिड़ा गया, किससे, मैग्मा से मिल गया। अब जब पानी जो हो गया आपका मैग्मा से मिला तो क्या हुआ, उससे गैस निकली। अब जब वो गैसें निकली तो क्या होंगी, अब वो देखेंगी कि किधर से, पृथ्वी से निकले, तो इधर इधर तमाम जगह पर भागना प्रारंभ कर दी गैसें। और पृथ्वी की मतलब गैसें जो होती हैं हमेशा ऊपर की ओर भागना प्रारंभ करती है, क्योंकि गैसें जो होती हैं वह वायु से हल्की होती हैं, और जो गैसें वायु से हल्की होती है वह हमेशा ऊपर की ओर भागना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये गैसें ऊपर की ओर भागना प्रारंभ करेंगी, और जब यह गैसें ऊपर की ओर भागना प्रारंभ करेंगी तो यह अपना मार्ग जो है जो है मतलब निकालेंगे कि किस तरीके से हम बाहर जाएं पृथ्वी के। तो यही मार्ग निकालने की प्रक्रिया में क्या होता है, कभी कभी ज्वालामुखीता की क्रिया हो जाती है, मतलब ज्वालामुखी की क्रिया आती है, मतलब ज्वालामुखी हो जाती उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से कभी कभी इतनी ज़्यादा मात्रा में गैसें उत्पन्न होती हैं जिसके कारण से क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ें घटित होना प्रारंभ हो जाती है। इतनी बात क्लियर हुई, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक समझ में आई बात। तो इसके कारण से जब बांध बनता है तो बांध के कारण से भूकंप और ज्वालामुखी की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज तक आपको यह नहीं पता हुआ रहा कि भूकंप और ज्वालामुखी आते तो हैं, आपको पता था कि कैसे आते हैं, लेकिन आपने भी फर्स्ट ईयर में अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो ये बातें आपको नहीं पता होंगी। लेकिन आप समझ लीजिए कि भूकंप और ज्वालामुखी कैसे आते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसलिए जो है टिहरी नामक बांध का क्या किया था, विरोध किया था, क्योंकि बांध से क्या होता है, बांध बनने से बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण पर हानियाँ होती हैं, और भी हानियाँ होती हैं। बांध बनते हैं तो मान लेते हैं कि जो नदियाँ बह रही हैं यहाँ से, नदियों के बहने के बाद में यहीं पर बांध बन गया। यहीं पर जब बांध बन जाता है आपका, ये बांध बन गया मान लेते हैं, बांध बनने के बाद में क्या होगा, ये बांध जब बन गया तो यहाँ का जो पानी होगा इधर उधर फैलेगा। अब जब ये पानी फैलेगा तो यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी होंगे। अब जब पेड़ पौधे होंगे भैया मेरे, तो ये पेड़ पौधे भी क्या होंगे, जब यहाँ पर बहुत मात्रा में पानी भर जाएगा तो पानी भरने के बाद में पेड़ पौधे, जो वनस्पतियाँ, जीव जंतु, जो जैव विविधता वहाँ पर रह रही होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो जीव जंतु रह रहे होते हैं वो मर जाएंगे, वो खत्म, उनका खात्मा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से जैव विविधता का क्या होगा, ह्रास होगा। तो इसलिए जो होता है बांध बनाने से एक प्रकार से वनस्पतियों की कमी आती है, मतलब वनस्पतियों का खात्मा हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इसके कारण से बांध बनने से पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाता है, पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, टिहरी नामक बांध का। ठीक, इसी कारण से कोई भी बांध बनता है तो उसका क्षेत्रीय समूह क्या करता है, उसका विरोध करता है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग को हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। वैश्विक तापन का सीधा सा मतलब होता है, अर्थात जब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल का तापमान कैसे बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से बढ़ता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कारण होते हैं, उनके कारण से बढ़ता है। तो ये सारे जो कारण थे, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द जो है सबसे पहले दिया था एक ब्रिटेन के पर्यावरणविद थे वालेस बोरेकर। वालेस बोरेकर महोदय ने 1970 ईस्वी के आसपास जो है ग्लोबल वार्मिंग शब्द को दिया था। इसका मतलब होता है, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि एक बार मैं अपने हिसाब से समझाना चाहूँ तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस कुछ होती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस में आपके कौन कौन सी सारी गैसें, ग्रीन हाउस मतलब होता है हरित गृह प्रभाव, हिंदी में हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। दूसरे नंबर पर आपका CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरे नंबर पे आपका होता है मीथेन, CH4 जिसको हम कहते हैं, जिसमें कार्बन के एक अणु और हाइड्रोजन के 4 अणुओं का समावेश होता है। इसी प्रकार से N2O मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसें, और साथ ही साथ एक गैस और होती है O3 मतलब ओजोन। ओजोन जो होती है, सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें होती है जो कुछ मात्रा में आती है पृथ्वी तक, मतलब ओजोन गैस जो परत होती है वो रोकती है गैसों को, लेकिन ओजोन परत में कुछ क्षरण हुआ है, मतलब ओजोन परत में कुछ कटाई हुई है, मतलब उसमें कुछ क्षरण हुआ है, मतलब खात्मा हुआ है, जिसके कारण से कुछ सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती तो हैं पृथ्वी पर, लेकिन वो ऊपर जा नहीं पाती, और जब ऊपर जा नहीं पाती तो वायुमंडल में ही फैल जाती है ये सारी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, CH4, N2O, O3। इन सभी गैसों के मिश्रण से क्या होता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, मतलब वायुमंडल में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो चट्टानों पर, जो पर्वतों पर जो है आपके बर्फ जमे हुए हैं,
जो पहाड़ों पर बर्फ जमे हुए हैं जिनको हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। मतलब ग्लेशियर मतलब क्या होता है, हिमानी। हिमानी मतलब होता है बर्फ का बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ये बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ क्या होते हैं, जो पहले की मात्रा से और अधिक मात्रा में पिघलना शुरू कर देते हैं। और जब यह ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देते हैं तो ये ग्लेशियर से ही नदियाँ निकलती हैं। तो नदियों से क्या होता है, नदियों से पानी बह रहा है, मान लेते हैं नदियों में पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। अब नदियों में पानी पहले कुछ कम बह रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पानी बहने लगा नदियों में, जिससे कारण से क्या होता है, बाढ़ जैसी समस्याएं आती है। और बाढ़ के कारण से पर्यावरण पर असंतुलित मतलब पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। साथ ही साथ बाढ़ आता है और कुछ इलाकों में सूखा भी पड़ जाएगा, इससे कुछ इलाकों में बाढ़ भी आएगा। और बाढ़ आएगा, मान लेते हैं अब यहाँ पे बाढ़ आ गया, और बाढ़ आने के बाद में क्या होगा, पानी ये तरह तरह फैल जाएगा, जिससे वनस्पति का ह्रास होगा। साथ बहुत सारे गांव बेकार हो जाएंगे और गांव में पानी भर जाएगा। इसके कारण से क्या होगा, नदियों के द्वारा, नदियों का जल जो होता है कहाँ पर जाता है, गिरता है नदियों को द्वारा समुद्र में। नदियों का जल जो होता है वह समुद्र में जाकर के गिरता है। और जब नदियों का जल समुद्र में जाकर के गिरता है तो क्या होता है, समुद्र में नदियों का जल हमेशा जाकर के बहता है। जैसे गंगा नदी है, कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी प्रकार लूनी वगैरह नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। लूनी नदी तो लुप्त हो जाती है बीच में ही। तो पूछा था दुनिया की सबसे मतलब भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो जिसका अंत नहीं होता, मतलब जिसका मतलब खात्मा किसी समुद्र में नहीं होता, तो लूनी नदी है। ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे माही वगैरह और तमाम सारी नदियां हैं जो कि कोई जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कोई किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती हैं। तो नदियां मुख्यतः कहाँ पर गिरती है, समुद्र में या फिर महासागरों में, सागरों में, यहीं पर जाकर के मिल जाती हैं। जब सागरों और महासागरों में मिलती हैं तो नदियों में पानी ज़्यादा बह रहा है, पहले कम पानी बह रहा था, अब पानी ज़्यादा बह रहा है। तो ज़्यादा मात्रा में समुद्र में पानी गिर रहा है, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। मान लेते हैं समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जल स्तर मतलब क्या होता है, पहले समुद्र जो था वो पृथ्वी, मान लेते हैं पृथ्वी है, यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे समुद्र, मान लेते हैं समुद्र का पानी यहाँ तक भरा था, लेकिन जब नदियों का पानी और अधिक मात्रा में आएगा, यहाँ पर गिरेगा, तो यहाँ पर समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ जाएगा। अब जब समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो जलस्तर बढ़ने से क्या होगा, जो नदियों के किनारे बसे हुए द्वीप या फिर जो समुद्र में द्वीप वगैरह होंगे वो द्वीप डूब जाएंगे। और जो तटीय इलाके होंगे, मतलब जहाँ पर जो है समुद्र के किनारे जो बसे हुए मतलब जो है शहर वगैरह हैं वो डूब जाएंगे। और क्या होगा, तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी। इसके कारण से क्या होगा, तो यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या मतलब क्या होता है, वैश्विक तापमान। जब जो है आपका जो तापमान बढ़ता है वायुमंडल का, इससे ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। समुद्र के जलस्तर बढ़ने से क्या होता है, समुद्र का जलस्तर जब बढ़ता है तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, तमाम सारे द्वीप डूब जाते हैं, तमाम सारे जो है बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं, सुनामी जैसी समस्याएं और भूकंप जैसे स्थितियां, बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, पर्यावरण का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, तो मनुष्य भी है। मनुष्य कैसे है, मनुष्य भैया बहुत सारी चीज़ें करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन फैलाता है, मनुष्य फैलाता है। आप पेड़ पौधों से ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन उसको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा ले रहा है फोटोसिंथेसिस क्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद में, तो अब उसको आप क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। अब पेड़ को या फिर ना काटें तो पेड़ को और लगाइए और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप पेड़ों को काट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बहुत मात्रा में करें, तो इससे पर्यावरण असंतुलित मात्रा में बिगड़ जाता है। इसी कारण से जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज भारतीय समाज में या फिर पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई है। ओके, अगला है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं एक मिनट में। जैव विविधता जो होती है, जैव विविधता समझिए, जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता का मतलब होता है आपका, हाँ, जहाँ पर बहुत मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु या तमाम प्रकार के पादप प्राणी या फिर तमाम प्रकार की प्रजाति की अधिकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को हम अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता शब्द जो सर्वप्रथम दिया था वो प्रसिद्ध जो है कीट वैज्ञानिक थे कि E.O. विल्सन, उन्होंने 1986 ईस्वी में दिया था। 1986 ईस्वी में जो है इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो है क्या किया था, राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया था, कि तब से जैव विविधता शब्द जो है की संकल्पना हमारे समाज में फैली है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैव विविधता मतलब होता है कि बहुत मात्रा में जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, बहुत मात्रा में वनस्पतियाँ होती हैं, मतलब वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की और प्राणियों की अधिकता जहाँ पर होती है उसी को जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर के 4 जैव विविधता क्षेत्र होते हैं। एक तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है, एक भारत के पूर्वी भागों में जैव विविधता पाई जाती है, और एक किस में पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक पाई जाती है आपके जो है तटीय जो है पूर्वी घाट पर, और एक पश्चिमी घाट पर। ध्यान रखेंगे, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कौन से होते हैं। अब यहाँ पे भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय वह क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसी को हम प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में जो होता है, इधर है आपका जो है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी,
और इधर जो है यहीं पर जो है इसी को हम कहते हैं क्या, पूर्वी घाट, और इसको हम सॉरी इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, और इसको हम कहते हैं क्या, पूर्वी घाट। मतलब ये जब किसी नक्शा को हम पढ़ते हैं तो पूरब जो होता है दाहिने साइड में होता है, और पश्चिम जो होता है उसके बाएं साइड में होता है, और उत्तर जो होता है उसके ऊपर में, और दक्षिण जो होता है नीचे में होता है। तो पूर्वी घाट होता है यहाँ, और पश्चिमी घाट होता है यहाँ। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और यहाँ पर भी बहुत मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर और भी मैं आपको बताना चाहूँ और कहाँ पर पाए जाते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा आप 1 मिनट में। आप मान लेते हैं भारत का नक्शा है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर भी जो है गारो, खासी, जयंतिया और इसी प्रकार से अराकाम, योना, योमा पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जो कि जो है बर्मा के में है। लेकिन बर्मा और भारत की सीमा, मतलब म्यांमार और भारत की सीमा साझा करती है कौन, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ का क्षेत्र होता है, यहाँ पर पर्वत बहुत ज़्यादा, यहाँ पर पर्वत वगैरह पाए जाते हैं, उसी पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर हिमालय का क्षेत्र है, और हिमालय का क्षेत्र ये भी है, और जो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी का जोन घोषित किया जाता है, मतलब कि जैव विविधता का क्षेत्र है। ठीक, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है अब सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि वनस्पतियों को नष्ट ना किया जाए, और ना ही यहाँ के जीव जंतु जो है उनको नष्ट किया जाए। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। तो जैव विविधता समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैं बाद में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है, इन सभी को, आर्द्र भूमि क्या होती है, जो है जर्म प्लाज्म बैंक क्या होता है, इन सभी को मैं समझूंगा। गंगा एक्शन प्लान किस प्रकार से बनाया गया, ये सभी को एक वीडियो जब आएगी जिसमें मास्टर वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, इसमें विस्तार से हम सारे मुद्दों को चर्चा कर लेंगे। ओके, ध्यान रखते हैं। तो आप समझ लिए सारे के सारे जो है इनको समझ लिए ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको दिक्कत नहीं होगी। अति लघुत्तरीय क्या कि जो आप लघुत्तरीय प्रश्न भी अगर आप इनसे पूछे आते हैं तो आप कर लेंगे बड़े आसानी से। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों होता है वो खंडवा से पूछा आता है, इनके 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। ध्यान मत दीजिए क्योंकि इनके नंबर जो है वो अपने हिसाब से काट पीट कर देता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। आगे देखते हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों का वर्णन कीजिए भैया। वर्णन कैसे करना है आपको, वर्णन कैसे करना है बताइए। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों का वर्णन कीजिए। अगर यह प्रश्न आप कर सकते हैं, जैव विविधता जैसे कि हमने बताया वो आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यह प्रश्न नहीं पता मेरे प्यारे दोस्तों तो आप बता सकते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके कारण मतलब इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या विस्फोट जो होता है इसमें आप माल्थस की थ्योरी भी बता सकते हैं। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या जो होती है यह गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि जो उत्पादन के साधन मतलब जो उपभोग करने के साधन है, मतलब मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वह 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ती है, लेकिन जो मनुष्य है वो 1 2 4 8 16 32 64 इस प्रकार से, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है कि अपनी संख्या पर 1 2 फिर 4 4 दूना फिर 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 इस प्रकार से बढ़ती है जनसंख्या। मतलब पहले दिन 1 बढ़ी, दूसरे दिन 2 हो गई, तीसरे दिन 4, पांचवें दिन जो है आपका, चौथे दिन 8 हो गई, और उसके बाद में आपका जो है पांचवें दिन 16 और छठवें दिन 32 इस प्रकार से। लेकिन जो उपभोग करने के साधन है आपके, अर्थात जैसे मोटरसाइकिल की बढ़ने की मैं बात करूँ, मोटरसाइकिल नहीं मतलब खाने पीने की चीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं 1 2 3 4, मतलब पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, और उसके बाद में पांचवें दिन 5, छठवें दिन 6 इस प्रकार से बढ़ती है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर 1 की कमी, यहाँ पर जो है तुरंत 4 की कमी, यहाँ पर कितने की कमी हो गई, यहाँ पर आपकी 9 5 16 जो है 9 क्या बोलते हैं, यहाँ पर 11 की कमी हो गई। ठीक, इसी प्रकार से कमियां होती चली जाती हैं। तो यही होता है जनसंख्या विस्फोट, मतलब जनसंख्या एक अधिक मात्रा में बढ़ जाना, उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट पर मैं चर्चा करूंगा। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला बढ़ते हैं। अगला आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे आपके एग्जाम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास, सतत पोषणीय विकास इसी को कहते हैं, मतलब कि पर्यावरण को ध्यान में रख करके अपने समाज का विकास किया जाए, उसी को कहते हैं सतत विकास। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है 200 शब्दों में। अगर यह प्रश्न पता तो लिखिए, नहीं तो आप सरदार सरोवर परियोजना पर असंक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। इसकी मैंने व्याख्या आपको विस्तार से बता ही दी है, इस पर आप आसानी से टिप्पणी कर सकते हैं। आगे देखते हैं पर्यावरण अवनयन एवं पर्यावरण प्रदूषण में क्या अंतर होता है। पर्यावरण अवनयन मतलब होता है पर्यावरण का ह्रास होना, प्रदूषण मतलब होता है वहां पर किसी मानव जनित कारक के द्वारा उसमें जो है प्रदूषण मतलब उसमें मिलावटी चीज कर देना। अब इसको भी समझेंगे, पर्यावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण में बहुत सारे अंतर होते हैं, इसको मैं समझ लूंगा किसी वीडियो के अंतर्गत। ओके, आगे बढ़ते हैं। अथवा करके प्रश्न दिया है कि वन विनाश की रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए, अर्थात वन विनाश की रोकथाम के लिए संबंधित हमने वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिएगा आप लोग।
तो वन विनाश से संबंधित वीडियो जो है अपलोडेड है, उसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को बताइए। अगर यह प्रश्न पता है मेरे प्यारे दोस्तों तो इसको बता दीजिए, अगर नहीं पता तो अथवा करके दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा, उस प्रश्न को आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, पूछा गया है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों का नाम उल्लेख कीजिए। अर्थात वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, किन किन कारकों से होता है, उनको बताइए। कारक और कारण एक ही होते हैं, बस आपको वही बता देना है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख पात्रों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख पात्रों का वर्णन कीजिए। अगर यह प्रश्न पता है मेरे प्यारे दोस्तों तो इसको बताइए, नहीं तो आप भूमंडलीय ऊष्मन को नियंत्रित करने के उपाय बता सकते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन का मतलब होता है वैश्विक तापन, या फिर इसके इसी का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो कि पर्यावरणीय अध्ययन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो एक प्रकार से वैश्विक तापन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कंट्रोल जो कर लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारी ऐसे बाढ़ वगैरह की समस्या भी नहीं आने होंगी, ना तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, ना ही तमाम प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो होंगी उनको हम निदान पा सकते हैं उनसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है खंडसार, उससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 शब्दों में उनको लिखना होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, 5 प्रश्न मिलेंगे, उन 5 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से केवल 2 प्रश्न। अब मैं इनमें से सभी की व्याख्या इस समय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने व्याख्या इतनी आपको सारी बता दी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप लोग पूरी वीडियो देख नहीं पाते हैं, इसलिए जो है वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस एक वीडियो ही लंबी होगी, उसको देख लेंगे। ओके, प्रकृति और मानव में अटूट संबंध पाया जाता है। व्याख्या कीजिए। प्रकृति और मानव में अटूट संबंध पाया जाता है, इसकी व्याख्या कर दी है। कथन है, इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। साथ ही साथ आपको और व्याख्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा के रूप में मरुस्थलीकरण के कारण एवं इसकी रोकथाम के उपाय बताइए। अर्थात जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि मरुस्थलीकरण हो रहा है, अर्थात जो भूमि है वह उर्वरता की ओर से जो है अनउर्वरता की दृष्टि से बढ़ रही है। मतलब कि जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति क्षरण हो रही है, मतलब उपजाऊता खत्म हो रही है, लेकिन उसमें जो है कुछ पैदा नहीं हो रहा है, इस प्रकार से हो रही है। उसी को मरुभूमि कहते हैं, हमने बताया अभी आपको पहले। तो उसी के उसको प्राकृतिक आपदा के रूप में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है। अब प्राकृतिक आपदा के रूप में आप बताएंगे कि मरुस्थलीकरण के कारण कौन कौन से हैं और इसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, मतलब मरुस्थलीकरण को कैसे बचा सकता है, किस किस कारण से हम जो है इस पर रोकथाम लगा सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, मतलब फूड सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की व्यवस्था कीजिए। मतलब खाद्य सुरक्षा जो होती है, तमाम प्रकार के मोहर लगते हैं, जो है शाकाहार के भी मोहर लगते हैं, ISI का मोहर लगता है, तमाम प्रकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा उसी से संबंधित होता है कि उपभोक्ताओं को क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक ठाक से मिले लोगों के प्रति। इस प्रकार से सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए, उन्हीं पर चर्चा करनी है। अगला अपन देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख नीतियों एवं कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों का वर्णन कीजिए। कार्यक्रम और सम्मेलन मतलब एक ही बात है। पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, मतलब पर्यावरण का हम बचाव कैसे कर सकते हैं, इसको आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में पहले बताना है। उसके अंदर पर्यावरण से संबंधित सरकार में कुछ नीतियां बनाई गई, साथ ही साथ विश्व स्तर पर भी कुछ नीतियां बनाई गई, जैसे कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में बनाई गई, 1986 में पर्यावरण संबंधित नीति आई थी। इसी प्रकार से समय समय पर पर्यावरण नीतियां आती रहती हैं, उन्हीं नीतियों के बारे में आपको बताना होता है। जैसे गंगा एक्शन प्लान भी आया था, इसको अभी बता सकते हैं, उसमें ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से सतत विकास के बारे में बताया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए सारी बातों को आगे बढ़ना है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो कुल मिलाकर के आपको जितने सम्मेलन हुए उनके सम्मेलन के बारे में आपको बता देना है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न कि टेहरी बांध परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टेहरी बांध परियोजना पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। टेहरी बांध परियोजना जो होती है भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना होती है, और इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से इससे क्या होता है, इसके अतिरिक्त इसमें तमाम पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मछली पालन भी हो सकता है, और उसके बाद में एक प्रकार से बाढ़ पर भी नियंत्रण होता है, लेकिन इस प्रकार से बाढ़ जैसी समस्याएं भी आती हैं, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ कहीं पर सूखा भी पड़ सकता है, कहीं पर बाढ़ भी आ सकती है, तमाम प्रकार की समस्याएं भी है, और तमाम प्रकार के सारी चीज़ें इसमें जो है मतलब कि जैसे कि बांध बनाने के हमने आपको बता ही दिए पहले सारे के सारे, जो है क्या क्या चीज़ें फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें नुकसान होते हैं, सभी मुद्दों को हमने चर्चा कर लिया। तो फिर मिलते हैं मित्रों हम दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा समय समय पर। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोगों को पता होगा कि लाइव क्लासेस जो होती हैं वो चलती रहती है हमारी, 1 बजे से चलती हैं, चाहे हिंदी की हो, चाहे सोशियोलॉजी की हो, चाहे आपकी जियोग्राफी की हो, चाहे जो है होम साइंस की, उन सभी की वीडियोस आती रहती हैं। तो आप 1 बजे जो है लाइव आ जाया करिए, या फिर अगर लाइव वीडियो जानते हैं आज अगर कोई टेक्निकल इशू आती तो नहीं होगी तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।